इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका रिकर्जन के ऊपर एक कंप्लीट ग्रास्प हो, आपको मुकम्मल तौर पे पता हो कि रिकर्जन कैसे काम करती है, उसमें क्या-क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, किस तरीके से जो है ना उसमें आपने कोड को रन करना है, ड्राई रन करना है, आपने ट्रेस कैसे करना है, इन तमाम चीज़ों को नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर को स्टार्ट करने से पहले समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम रिकर्जन बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और मेरी कोशिश ये होगी कि बाय द एंड ऑफ द कोर्स आप जो है बाय दिस लेक्चर इंशाल्लाह आपके पास एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर आ जाए और आप प्रैक्टिस के खुद करके आप जो है किसी भी लूपिंग कोड को आप रिकर्जन के थ्रू लिख सकें। रिकर्जन आपको पता है कि एक फिनोमेना है जिसमें सिंपली एक प्रोसेस है, फिनोमेना आप उसे कह लें, जिसमें फंक्शन जो है इट कॉल्स इटसेल्फ। जब भी कोई फंक्शन अपने आप को कॉल करे तो इस फिनोमेना को क्या कहा जाता है बेटा, इसको कहा जाता है रिकर्जन। इसके साथ दो बातें आमतौर पे एसोसिएट की जाती हैं। पहली ये कि रिकर्जन के थ्रू आप ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं विच कैन बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट्स। अगर आपके पास जो है कोई ऐसा प्रॉब्लम है जिसको आप छोटे-छोटे हिस्सों के अंदर जो है उसकी डिवीज़न कर सकते हो। इफ यू कैन परफॉर्म द डिवीज़न ऑफ अ गिवन प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर पार्ट्स, तो उसको आप रिकर्जन के थ्रू सॉल्व करते हो। दूसरा, रिकर्जन के साथ हमेशा एक कंडीशन पाई जाती है जिसे कहा जाता है बेस कंडीशन या टर्मिनेशन कंडीशन। ये उसमें ज़रूर इंक्लूड की जाती है कि बेस कंडीशन या टर्मिनेशन कंडीशन के हिट होने पर रिकर्जन होना बंद हो जाती है, रिकर्जन स्टॉप हो जाती है, यानी फंक्शन अपने आप को कॉल करना बंद कर देता है। अब बेटा मैं इन सिंपल वर्ड्स आपसे कहूँ ना, तो रिकर्जन इज़ व्हाट? रिकर्जन इज़ एक्चुअली एन अल्टरनेटिव वे ऑफ राइटिंग लूप्स। ठीक है? ये दिस प्रोवाइड्स यू एन अल्टरनेटिव ऑफ लूप्स। और लूप्स आपको पता है आप कहाँ यूज़ करते हैं? वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ आपने रिपिटिटिवली कोई काम करना हो। इफ यू हैव टू परफॉर्म रिपिटिटिवली मेनी फंक्शंस, देयर आर मेनी टास्क्स, या कोई टास्क ऐसे हैं या कोई स्टेटमेंट्स ऐसी हैं जिनको आपने रिपीटिवली एग्जीक्यूट करना है, तो उसको आप कैसे करते हैं? लूप से। तो लूप्स का अल्टरनेटिव आपके पास क्या? रिकर्जन। व्हाट डज़ दिस मीन? दिस इसको मैं इस कॉन्टेक्स्ट में क्यों ला रहा हूँ? इसका मतलब ये है कि एनी कोड रिटन थ्रू लूप्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू रिकर्जन एंड वाइस वर्सा। उसका एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, ठीक है? तो स्टैंडर्ड प्रोसीजर पहले हमें समझने के लिए थोड़ा-सा लूप्स की बुनियाद पे दोबारा फंडामेंटल्स को विज़िट करना होगा। देखिए बेटा, जब आप लूप्स की बात करते हैं तो लूप्स के बेसिकली जो है वो 4 पार्ट्स होते हैं, जिसमें आपको पता है कि सबसे पहला पार्ट इज़ कॉल्ड व्हाट इट इज़ कॉल्ड इनिशियलाइज़ेशन। आप जो है लूप का स्टार्ट यहाँ से करते हैं। ये टेक्निकली लूप का हिस्सा होता नहीं, क्योंकि लूप कहते हैं रिपीट करने को, ये सिर्फ एक दफ़ा एग्ज़ीक्यूट होता है, वन्स ओनली वन्स इट इज़ एग्ज़ीक्यूटेड। दिस इज़ व्हाई टेक्निकली इनिशियलाइज़ेशन को लूप का पार्ट नहीं कहा जाता, ठीक है? उसके बाद दूसरा हिस्सा जो है इनिशियलाइज़ेशन के बाद लूप के अंदर आपको पता है वो आप क्या करते हैं, आप उसकी कंडीशन टेस्ट करते हैं। और लूप के अंदर अगर कंडीशन आपकी क्या हो, कंडीशन आपकी ट्रू हो, दिस इज़ एन इम्पोर्टेंट पार्ट। तो आप जो है कहाँ पर मूव करते हो? लूप की बॉडी में मूव करते हो, और लूप की बॉडी के अंदर जो भी स्टेटमेंट्स आपने रिपीट करनी है, जिस काम को आपने बार-बार करना है, वो काम आप यहाँ पर लिखते हैं लूप की बॉडी के अंदर। और चौथा हिस्सा जो है वो क्या होता है? वो आपके पास होता है इंक्रीमेंटेशन या डिक्रीमेंटेशन, या उसको अपडेशन कहा जाता है, जो भी कहा जाता है, ठीक? अब आपका लूप जो है कंडीशन, बॉडी, इंक्रीमेंटेशन, डिक्रीमेंटेशन, इन हिस्सों के बीच में चलता है, ठीक? यानी ये जब आप देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इसकी एग्ज़ाम्पल आपको ऐसे दूँ कि लेट्स सपोज़ आपने एक छोटा-सा प्रॉब्लम है, 1 से लेके 3 तक नंबर आपने प्रिंट करने हैं, तो आपने रिपीटिवली एक काम करना है, वो क्या है? वो आपने प्रिंटिंग है। प्रिंटिंग आप सी प्लस प्लस में काउट के थ्रू करते हो। तो आपके पास सबसे पहला काम क्या है? आपके पास तो इनिशियलाइज़ेशन होता है, आपने 1 से लेके 3 तक नंबर प्रिंट करने हैं, तो इनिशियलाइज़ेशन कहाँ से स्टार्ट होगी? i इक्वल्स टू 1, ये आपका पहला हिस्सा हो गया। और ये लूप का हिस्सा नहीं है, क्यों? बिकॉज़ इट इज़ एग्ज़ीक्यूटेड ओनली वन्स, एंड लूप मीन्स टू रिपीट समथिंग अगेन एंड अगेन। इसके बाद एग्ज़ीक्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास ये दूसरा हिस्सा होता है, वो कंडीशन होता है। आपने 3 तक नंबर प्रिंट करने हैं, तो आपको पता है कि i की वैल्यू को जो है तब तक इंक्रीमेंट करते रहना है जब तक i में क्या ना आ जाए, आपके पास 3 ना आ जाए। ये आपका सेकंड हिस्सा है। और आपको पता है कि एग्ज़ीक्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपका लूप जो है वो सेकंड हिस्से से जंप करता है थर्ड पार्ट में। और वो थर्ड पार्ट क्या है? वो आपके फंक्शन की बॉडी है, ठीक है? यानी यहाँ पर आता है, और इसकी बॉडी में आप जो है वो हिस्सा लिखते हो जो आप लूप्स के अंदर चाहते हो बार-बार रिपीट हो, चाहे वो एक स्टेटमेंट्स हैं या मल्टीपल स्टेटमेंट्स हैं। इस केस में हमारे पास, हम इस एग्ज़ाम्पल को समझने के लिए एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल उठा रहे हैं, और वो एक ही स्टेटमेंट है, वो क्या? हमने आई की वैल्यू को क्या करना है? प्रिंट करना है। ये आपके लूप का तीसरा हिस्सा है, ठीक है जी? इस थर्ड पार्ट से आप जो है जंप करते हो फोर्थ पार्ट के ऊपर। एग्जीक्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस तरीके से चलते हैं, लेट मी राइट थर्ड पार्ट ओवर हियर। यहाँ से आप जंप करते हो
फोर्थ पार्ट के ऊपर, और वो क्या है, अपडेशन या इंक्रीमेंटेशन या डिक्रीमेंटेशन। ये आपके लूप का कौन सा हिस्सा हो गया, या आपके लूप का चौथा हिस्सा हो गया। अब टेक्निकली स्पीकिंग, लूपिंग रेपिटेशन ओनली अकर्स इन दीज पार्ट्स, ठीक है। इनिशियलाइजेशन अकर्स ओनली वंस। अब आप जो है, और आपके पास जो है जो बार बार रिपीटेटिवली जो काम होता है वो 2 3 4 अगेन। जब इंक्रीमेंटेशन हो जाए तो इंक्रीमेंटेशन से आपका कंपाइलर ऑटोमेटिकली कंट्रोल कहाँ लेके जाता है, कंडीशन पे, ठीक। इसी चीज़ को रिकर्जन में ट्रांसलेट करने के लिए बस सिर्फ इतना काम आपने करना है कि आपने यहाँ पे रिकर्जन करनी है। यानी क्या रिकर्जन करनी है, कि क्या मतलब है बेटा, आपने फंक्शन को कॉल करना है, फंक्शन जो है अपने आप को कॉल करेगा, ये काम आपने खुद करना है। लूप में कंपाइलर आपके लिए काम करेगा, और रिकर्जन में आपने ये काम खुद करना होगा। इंक्रीमेंटेशन से वापस कंडीशन पे जंप करना होगा, और वो कंडीशन पे जंप कैसे करोगे, बाय कॉलिंग द फंक्शन इटसेल्फ। और व्हेन अ फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ, दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड अ रिकर्जन, ठीक। इसी तरह यानी यहाँ पर आप इंप्लीमेंटेशन डिक्रीमेंटेशन पर पहुंच गए, तो आपने यू हैव टू जंप बैक टू कंडीशन। और आप कैसे जंप बैक टू कंडीशन करेंगे, बाय यूजिंग रिकर्जन, ठीक। अभी इस चीज को अगर हम ट्रांसलेट करें, कहाँ पर इस चीज को अगर हम ट्रांसलेट करें अपने रिकर्सिव कोड के अंदर, तो वो हम कैसे करेंगे, उसके अंदर क्या क्या बातें जो है अवेलेबल होंगी, क्या क्या कॉन्सेप्ट्स आपको देखने कैसे करने हैं, ठीक। फॉर एग्जाम्पल, देखिए अब इसका रिकर्सिव पार्ट लिखने के लिए मैं यहाँ पर एक मेरा एक मेन फंक्शन है, मैं यहाँ पर मेन फंक्शन लिखता हूँ, ठीक है। मेन फंक्शन के अंदर मैंने यहाँ से स्टार्ट करनी, इसका पहला हिस्सा इंप्लीमेंट करना है, विच इज इनिशियलाइजेशन। और मैं रिकर्जन में इस लूप को ट्रांसलेट करना चाह रहा हूँ, इसका मतलब मुझे कोई फंक्शन लिखना होगा। तो मेरा रिकर्सिव फंक्शन जो है उसको आप कोई भी नाम दे रहे हैं, जैसे आप नॉर्मल फंक्शन लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने एक प्रिंट के नाम का एक फंक्शन बना दिया, और इस प्रिंट के फंक्शन को अभी हमने रिकर्सिवली यूज करना है, यानी दिस फंक्शन विल कीप कॉलिंग इटसेल्फ, ठीक है। तो इसका रिटर्न टाइप मैंने यहाँ पे लिख दिया वाइड। पहला इनिशियलाइजेशन करना है, तो आपने प्रिंट को कॉल किया, और प्रिंट को आपने वैल्यू क्या पास कर दी, 1। दिस इज एब्सोल्युटली सिमिलर टू इनिशियलाइजिंग दी लूप वेरिएबल, ठीक है। जहाँ पे आपने आई को किससे इनिशियलाइज किया था, 1 से। तो आपकी जो पहली फंक्शन कॉल जो है, जो रिकर्सिव फंक्शन आप लिखने जा रहे हैं, रिकर्सिव रिकर्जन लिखी नहीं, वो आपके पास पहली फंक्शन कॉल किसको मिमिक कर रही है, किसको कॉपी कर रही है, इनिशियलाइजेशन को। आई यहाँ पर 1 हो गया। जब आपने ये 1 इसको पास किया, तो ऑफ कोर्स आपको इसको रिसीव करना होगा एक पैरामीटर के अंदर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आई के नाम का आपने पैरामीटर बना दिया, और यहाँ पे आपने उसकी इनिशियल वैल्यू क्या कर दी, रिसीव कर ली। अब इनिशियलाइजेशन के बाद सेकंड हिस्सा क्या है बेटा, सेकंड हिस्सा वो आपको नजर आ रहा है, वो आपके पास है कंडीशन। आपने कंडीशन लिखनी है, ठीक। मैं नॉन ट्रेडिशनल तरीके से इसको आपको बता रहा हूँ, ताकि आपको ये बात समझ आ जाए। कंडीशन इस केस में, इस कंडीशन को मैं एग्जैक्टली एज इट इज लिखता हूँ, इफ आई इज लेस देन और इक्वल टू 3। अगर कंडीशन ट्रू हो दिया, अब आपका सेकंड हिस्सा आपने इंप्लीमेंट कर दिया, तो थर्ड हिस्सा क्या है, थर्ड हिस्सा जो है वो आपकी वो स्टेटमेंट है जो आपने बार बार रिपीट करनी है, जो बॉडी में आएगी। अभी लूप की बॉडी में एक ही स्टेटमेंट है, मल्टीपल है तो आप सारे लिख सकते हैं। यहाँ पे एक स्टेटमेंट जो मैंने बार बार रिपीट करनी है, वो मेरे पास क्या है बेटा, वो मेरे पास है, सी आउट कर दो आई की वैल्यू को। देखें, जिस तरतीब से लूप के हिस्से एग्जीक्यूट हो रहे हैं, वही तरतीब से मैं रिकर्जन लिखना जा रहा हूँ। पहला काम इनिशियलाइजेशन था, मेन के अंदर जो पहली फंक्शन कॉल मैंने की, वो मैंने इनिशियलाइजेशन को मिमिक किया। जब फंक्शन के अंदर पहुंच गया, तो उसके अंदर पहला काम मैंने कंडीशन किया, क्योंकि लूप के अंदर ट्रेडिशनली क्या होता है, इनिशियलाइजेशन के बाद क्या चीज होती है, कंडीशन टेस्ट होती है। अगर कंडीशन ट्रू हो तो हम बॉडी में जाते हैं, बॉडी को एग्जीक्यूट करते हैं। वो देखिए, मैंने एग्जैक्टली वो बॉडी सी आउट आई उठा के यहाँ पे लिख दिया, ठीक। अब इसके बाद थर्ड पार्ट के बाद आपको पता है कि आप कहाँ पे जाते हो, इंक्रीमेंटेशन पे या डिक्रीमेंटेशन पे, फोर्थ पार्ट पे। और वो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, आप सिंपली क्या कर रहे हो, आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दो आई प्लस प्लस। अब दिस इज वेयर द रिकर्सिव मैजिक हैपेंस। देखें, फोर्थ पार्ट से जब आप वापस जाते हैं कंडीशन के ऊपर, लूप के अंदर ये ट्रांजिशन कंपाइलर आपके लिए खुद ही करता है। वो इंप्लीमेंटेशन के बाद ऑटोमेटिकली आपको कहाँ पे ले जाता है, वो आपको ले जाता है कंडीशन के ऊपर। आपने इस चीज़ को इस यहाँ पर आपने जो है इम्प्लीमेंट करना है, इसको मिमिक करना है, इस जंप को, बाय यूजिंग द रिकर्सिव कॉल। यानी फंक्शन अपने आप को कॉल कर ले। देखें, जब भी फंक्शन कॉल होता है, तो एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है उस फंक्शन की पहली लाइन से। मैंने फंक्शन को कॉल किया, और उसको मैंने क्या पास कर दिया, उसको मैंने आई। और इसकी पहली लाइन जब एग्जीक्यूट होगी, तो इसकी पहली लाइन क्या है, इसकी पहली लाइन जो है कंडीशन है। तो अगेन आप जो है कंडीशन पर पहुंचोगे। अभी आप देखो, मैं तमाम लाइंस को एग्जीक्यूशन के लिए मैं आपको उसको जो है ना ड्राई रन करने के लिए इसको मैं यहाँ पे नंबर दे रहा हूँ। तो इनिशियलाइजेशन अकर्ड ओनली वंस, जैसे लूप में होता है, पहली फंक्शन कॉल आपने की।
उसके बाद आप देखें लूप के अंदर सबसे पहले आप क्या टेस्ट करते हैं? कंडीशन। तो यहाँ आपको नज़र आ रहा है आप कंडीशन टेस्ट कर रहे हैं। उसके बाद आप जो है बॉडी थी, इसकी बॉडी में लूप की बॉडी में एक ही पार्ट था सी आउट आई, और आपको पता है कि बॉडी अगर मल्टीपल स्टेटमेंट्स हों कि आपकी लूप की बॉडी में, वो सारी आप लिख दो। उस बॉडी की तमाम स्टेटमेंट्स के बाद आखिर में आप क्या करते हैं? इंक्रीमेंटेशन करते हैं। तो बेटा इंक्रीमेंटेशन या डिक्रीमेंटेशन या अपडेशन करने के बाद, ये एग्जांपल दे रहा हूँ, आप वहाँ पर कहाँ पर जंप कर देते हो? कंडीशन पे। तो कंडीशन पे जंप करने के लिए मैंने आपसे कहा ये काम अब आपने मिमिक कैसे करना है? बाय यूजिंग अ रिकर्सिव कॉल। रिकर्सिव कॉल क्या है? सिंपली अ फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ। यानी फंक्शन अब जब अपने आप को दोबारा कॉल करेगा, तो दोबारा कॉल करेगा, एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होगी? लाइन नंबर 1 से। और लाइन नंबर 1 पे क्या है? कंडीशन। कंडीशन, this is body, this is incrementation, and this recursion takes you back to what? Back to condition. अब ये जो लाइंस इसके अंदर मौजूद हैं, ये तमाम की तमाम लाइंस कब तक चलनी चाहिए? रिपीटिशन कब तक होनी चाहिए? जब तक इफ की बॉडी क्या है? वो ट्रू है। जब तक इफ के अंदर कंडीशन जो सॉरी लिखी है वो कंडीशन ट्रू है, तब तक मैं ये रिकर्जन करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इफ की बॉडी स्टार्ट कर दी, और यहाँ पर मैंने इफ की बॉडी को क्या कर दिया? क्लोज कर दिया। अब लाइन नंबर 5 पे जो क्लोजिंग ब्रैकेट नजर आ रही है, रिमेंबर दिस, ये आपके पास इस फंक्शन की क्लोजिंग ब्रैकेट है, ठीक है? ये जो फंक्शन आपको नजर आ रहा है, ये उसकी क्लोजिंग ब्रैकेट है। ओके, अब यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या है? ये आपके पास इफ की बॉडी है। ये काम कब तक चलता रहेगा? जब तक आई की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 3 हो। अच्छा, अब बेटा इसको समझने के लिए देखें, आपने कोई भी लूप लेना है, और किसी भी लूप को आप रिकर्जन में इस तरीके से ट्रांसलेट कर सकते हैं। लेकिन इसके डिटेल कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको इसको ड्राई रन करना आना चाहिए। वो बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इसको ड्राई रन कैसे करेंगे, ठीक? तो इसका ड्राई रन करने के लिए लेट मी राइट ओवर हियर वंस अगेन। यहाँ पे जो है इसको कोड को थोड़ा-सा यहाँ पे मैं अलग से कर दूँ। लेट्स सपोज़ यहाँ पे आपके मैं दोबारा मेन फंक्शन लिख देता हूँ, और मेन फंक्शन जो है उसके अंदर आपने इनिशियलाइज़ेशन को मिमिक किया, और उसके इनिशियलाइज़ेशन को कैसे मिमिक किया कि आपने इनिशियली प्रिंट को फंक्शन को कॉल कर दिया, और उसको आपने वैल्यू 1 पास कर दी। लाइन नंबर 2 इसकी मेन फंक्शन की क्या है? वो क्लोजिंग पैरेंथेसिस है। ये मैं जान के लिख रहा हूँ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कोड। अब आपकी रिकर्सिव कॉल यहाँ से मैं दोबारा स्टार्ट करता हूँ। जो आपका प्रिंट का फंक्शन है, वो पहली इनिशियल वैल्यू रिसीव कर रहा है इनसाइड द पैरामीटर आई, और पासिंग बाय कॉपी हो रहा है। इससे कोई वैल्यू रिटर्न नहीं हो रही, हमने सिर्फ इसलिए रिटर्न टाइप वाइड कर लिया, इसके अंदर हम सिंपल प्रिंटिंग कर रहे हैं। कंडीशन क्या थी? कंडीशन ये थी कि तब तक जो है बॉडी लूपिंग करते रहो, रिपीटेटिवली एग्जीक्यूशन करते रहो, जब तक आई की वैल्यू जो है वो 3 तक ना पहुंच जाए, ठीक है? हमने 1 से लेके 3 तक नंबर प्रिंट करने थे। अगर कंडीशन ट्रू है तो हम बॉडी में आके क्या कर रहे थे? हम जो है सबसे पहले आई की वैल्यू को प्रिंट कर रहे थे। ये आपके लूप के चलने की जो तरतीब है, उसी तरतीब से आपने रिकर्सिव कोड लिखना है। ये होगी इसकी लाइन नंबर 2। लाइन नंबर 3 में हम क्या कर रहे थे बेटा? लाइन नंबर 3 में हम ये कर रहे थे, आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर रहे थे, क्योंकि लूप के अंदर इसी तरतीब में काम हो रहा था। और वापस कंडीशन पे जाने के लिए यहाँ पे हम रिकर्जन को इम्प्लीमेंट कर रहे थे, रिकर्सिव कॉल कर रहे थे। यानी हम ये कह रहे थे कि वापस फंक्शन अपने आप को कॉल करे, और वो क्या वैल्यू लेकर जाए? वो आई की वैल्यू को लेकर जाए। यहाँ पर आकर आपका इफ की बॉडी जो है वो क्या होगी? यहाँ पे क्लोज हो गया लाइन नंबर 4। और लाइन नंबर 5 में हम जो है इस पूरे फंक्शन की पैरेंथेसिस को फंक्शन की बॉडी को क्लोज कर रहे हैं। अच्छा, अब अगर आपने इसको अब इसकी एग्जीक्यूशन कैसे होगी? बेटे इसकी एग्जीक्यूशन इस तरीके से होगी, ड्राई रन जो है इसको आप जो वो आपको तरीका बताने जा रहा हूँ वो आपने करना है। उसको आपने खुद से सीखना है कि भाई ये इसकी प्रैक्टिस करनी है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, तो फिर ये बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। आपको आगे के कोड समझ नहीं, या आपको आगे की बातें जो हैं वो समझ नहीं आएँगी। इसलिए उसको समझने के लिए जो है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो है इस जो प्रोसेस जो जिस तरीके से बता रहा हूँ बेटा, इसको बार-बार प्रैक्टिस करके आप खुद से फॉलो करें। अच्छा, अब एग्जीक्यूशन ऐसे होती है, आपने सुना होगा, आप हमने स्टैक पढ़ लिया ना डेटा स्ट्रक्चर में, तो आपको पता है कि जब भी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन होती है, तो देयर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ स्टैक क्रिएटेड बाय योर कंपाइलर व्हिच इज कॉल्ड द कॉल स्टैक, ठीक है? आपके प्रोग्राम के अंदर कॉल स्टैक बनता है, और कॉल स्टैक जो है उसके टॉप पे उस फंक्शन की एंट्री मौजूद होती है जो करंटली अंडर एग्जीक्यूशन हो। उस एंट्री को क्या कहा जाता है? उस एंट्री को प्रोग्रामिंग की ज़ुबान में कहा जाता है स्टैक फ्रेम, ठीक? फॉर एग्ज़ाम्पल, इस प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होगी वो आपको पता है, ये टॉप पे लिखा हुआ है मेन फंक्शन, यहाँ से मेन से स्टार्ट होगी इसकी एग्जीक्यूशन। तो सबसे पहला फंक्शन यहाँ पर कौन-सा बनेगा भाई? मेन का जो पहला स्टैक फ्रेम बनेगा। मेन के कोई पैरामीटर्स नहीं है, तो कोई डिटेल यहाँ पे नहीं होगी, और एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होगी? एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी लाइन नंबर 1 से, ठीक? अगेन आई रिपीट दिस, जब भी कोई फंक्शन कॉल होता है यानी उसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है,
तो कॉल स्टैक के टॉप पे उसका स्टैक फ्रेम बनता है। स्टैक फ्रेम में क्या डिटेल्स होती हैं? उस फंक्शन का नाम, उसकी रिटर्न डेटा टाइप, उसकी रिटर्न टाइप क्या है, उसके पैरामीटर्स कितने हैं, उसके पैरामीटर्स बाय वैल्यू पास हो रहे हैं या बाय रेफरेंस पास हो रहे हैं, उसकी करंटली कौन सी लाइन नंबर एग्जीक्यूशन में है, सो ऑन एंड सो ऑन। उसका पूरा लोकल सेगमेंट जो है इस फंक्शन का इस स्टैक फ्रेम के अंदर मौजूद होता है। वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी सिंपल लाइन, इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना, मैं आपको सिंपलिस्टिक व्यू देकर बता रहा हूँ ताकि ये बातें आपको समझ आ जाएँ, ठीक है? इस बात को, ये लोकल सेगमेंट का मतलब क्या, उस फंक्शन के अंदर बनाए हुए तमाम वेरिएबल्स भी हैं, आप समझो कि इसी स्टैक फ्रेम के अंदर ही मौजूद होंगे। अब लाइन नंबर 1 से जब आप इसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट करते हैं, तो लाइन नंबर 1 पे आप क्या कर रहे हैं? लाइन नंबर 1 पे मेन पे देखो, आप प्रिंट का फंक्शन कॉल किया। तो मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले अर्ज़ की कि जब भी कोई फंक्शन कॉल होता है, तो अ न्यू स्टैक फ्रेम इन इज़ इंसर्टेड एट द टॉप ऑफ योर कॉल स्टैक। आपके कॉल स्टैक के टॉप पर एक नया स्टैक फ्रेम इंसर्ट होगा, ठीक? उस फंक्शन कॉल के लिए। तो इस फंक्शन कॉल के लिए यहाँ पर क्या है भई, एक आपने करंटली कौन-सा फंक्शन कॉल किया है? प्रिंट का। इसको एक पैरामीटर पास हो रहा है बाय कॉपी, उस पैरामीटर का नाम क्या है? आई। ये देख लो यहाँ पर ये लिखा हुआ है आई, ठीक? आई के अंदर जो वैल्यू पास कर रहे हैं आप, वो पैरामीटर की वैल्यू क्या दे रहे हो? यहाँ पे देखना वैल्यू, आप उसको इनिशियल वैल्यू पास कर रहे हैं 1, और इसकी एग्जीक्यूशन अब जब भी किसी फंक्शन की स्टार्ट होगी तो कॉमन सेंस वो स्टार्ट होगी किस लाइन से? लाइन नंबर 1 से, ठीक है जी? इसके लाइन नंबर 1 पर आके देखिए, तो आई की वैल्यू जो है लोकल सेगमेंट में क्या पड़ गई है वो आपको नज़र आ रही है, 1 है। 1 इज़ लेस देन और इक्वल टू 3, द कंडीशन इज़ ट्रू। अगर कंडीशन ट्रू है तो इफ की बॉडी में दाखिल होके आपने लाइन नंबर 2 रन करना है। तो पहले कंपाइलर कैसे काम करेगा बेटा, इस प्रोसीजर्स को देखो और इसको फॉलो करना है, आपने बाद में खुद से प्रैक्टिस करनी है। तो लाइन नंबर 1 चल गई, अब वो एग्जीक्यूट होने जा रही है लाइन नंबर 2, तो पहले अपने पास लाइन नंबर को एग्जीक्यूट करेगा कि इस प्रिंट के फंक्शन की करंटली मैं लाइन नंबर 2 एग्जीक्यूट करने जा रहा हूँ। कंपाइलर अपने पास साथ ये बुक कीपिंग करेगा कॉल स्टैक के अंदर, ठीक? जो लाइन नंबर 2 पर जब आप पहुंचेंगे तो लाइन नंबर 2 में देखिए आप क्या कर रहे हैं, आप कह रहे हैं आई की वैल्यू को प्रिंट कर दो। करंटली इस स्टैक फ्रेम के ऊपर जो 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 ये जो वाला जो स्टैक फ्रेम है, जो कॉल स्टैक के टॉप पे पड़ा हुआ है, जिस फंक्शन की एग्जीक्यूशन हो रही है, उसमें आई की वैल्यू आपको नज़र आ रही है, वो क्या आपके पास? वो आपके पास है 1। ये 1 वैल्यू आपकी प्रिंट हो जाएगी। लेट्स सपोज़ ये आपकी आउटपुट स्ट्रिंग है, तो इस आउटपुट स्ट्रिंग के ऊपर यहाँ पर कहीं आपके पास 1 जो है डिस्प्ले हो गया, ठीक है? यहाँ पर मैं इसको सिमुलेट कर रहा हूँ, ज़हन में बनाइए कि कहीं आपका मॉनिटर है और वहाँ पर 1 डिस्प्ले हो गया। लाइन नंबर 2 चल गई, तो अब उसने चलानी है लाइन नंबर 3, सीरियली एग्जीक्यूशन हो रही है ना? यहाँ पर देख लो आपके पास क्या आ गई? लाइन नंबर 3। लाइन नंबर 3 पर जब आप पहुँचे तो लाइन नंबर 3 पर देखें आप क्या कर रहे हैं? लाइन नंबर 3 पे आप सिंपली कह रहे हैं आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दो, ठीक? तो आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट करने का मतलब क्या है कि आई की वैल्यू में 1 ऐड कर दो। बड़ा सिंपल सा स्टेटमेंट है बेटा। आई की करंट वैल्यू आपके पास 1 है, 1 + 1 इज़ गोइंग टू मेक इट व्हाट? इट इज़ गोइंग टू मेक इट 2। तो आई की जो लेटेस्ट वैल्यू है वो आपके पास इस फंक्शन एग्जीक्यूशन के लिए इस लोकल सेगमेंट पे आई की लोकल वैल्यू क्या होगी? आपके पास 2 हो गई, ठीक? जब आप आई को आपने इंक्रीमेंट कर दिया, लाइन नंबर 3 चल गई, तो अब तरतीब में कॉमन सेंस की बात है कि लाइन नंबर 3 के बाद लाइन नंबर 4 चलनी है। तो लाइन नंबर 3 एग्जीक्यूट हो गई, अब आप करोगे कि किस लाइन को एग्जीक्यूट करने जा रहे हो? लाइन नंबर 4 को। तो कंपाइलर कॉल स्टैक में ये इन्फॉर्मेशन अपने पास पहले अपडेट करेगा, स्टैक फ्रेम में जाएगा और कहेगा जी मैं लाइन नंबर 4 अब एग्जीक्यूट करने जा रहा हूँ। लाइन नंबर 4 को इसने जब एग्जीक्यूट किया, तो आपने क्या किया? फंक्शन कॉल। फंक्शन कॉल याद रखो जब भी होगी नॉर्मल फंक्शन यानी नॉन रिकर्सिव कॉल होगी या रिकर्सिव कॉल। फंक्शन कॉल जब भी होगी तो फंक्शन की एग्जीक्यूशन से पहले कॉल स्टैक के टॉप पर एक नया स्टैक फ्रेम इंसर्ट किया जाएगा, जिसमें उस फंक्शन की तमाम डिटेल्स रखी जाएंगी। तो अभी कौन सा फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है भाई? प्रिंट। लाइन नंबर 4 पे जाके आपने चूंकि फंक्शन कॉल कर दिया ना, तो पहले नया स्टैक बन गया। अब ये जो नया स्टैक बन गया, नया स्टैक फ्रेम बन गया, सॉरी नॉट न्यू स्टैक, न्यू स्टैक फ्रेम। ये जो न्यू स्टैक फ्रेम बन गया, इसके टॉप पे आप देखो, आपने इसे आई, आप इसको पैरामीटर पास कर रहे हो, और पीछे जो इसका कॉलर जो है, जो इसके नीचे वाले पड़ा हुआ है, कॉलर में देखो आई की लास्ट वैल्यू क्या है? 2। ये 2 जो है यहाँ पर पास होगी, ठीक है? ये 2 यहाँ पर पास हो गई, और ऑफ कोर्स इसकी एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होनी है बेटा? लाइन नंबर 1 से। लाइन नंबर 1 पे आप जाएंगे, आप सबसे पहले आप क्या चेक करेंगे? आप इसकी कंडीशन चेक करेंगे। कंडीशन क्या है? आई की वैल्यू चेक करो, आई की करंट वैल्यू आपको नजर आ रही है 2, 2 इज लेस देन और इक्वल टू 3, द कंडीशन इज 2। कंडीशन ट्रू है तो आप इफ की बॉडी में मूव करेंगे, यानी लाइन नंबर 2 पे आएंगे। 1 एग्जीक्यूट हो गई, तब आप किस पर आ गए? लाइन नंबर 2 पर। लाइन नंबर 2 पे आपने कहा आई की वैल्यू को डिस्प्ले कर दो। तो कॉल स्टैक के टॉप पे जो स्टैक फ्रेम पड़ा हुआ है, उसके लोकल सेगमेंट में आई की वैल्यू क्या है? आपके पास 2 है, तो आपको आउटपुट स्ट्रीम के ऊपर क्या नजर आ गया? आपको 2 नजर आ गया।
लाइन 2 रन होगी तो अब आपने कंपाइलर ने क्या करना है, कंपाइलर ने जो है नेक्स्ट लाइन नंबर अपने पास पहले अपडेट करना है कि नाउ आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट लाइन नंबर 3। वो जाके प्रोसेसर को बता रहा है कि भाई मेरे पास लाइन नंबर 3 मैंने लिख लिया, अब लाइन नंबर 3 जो है इसको आप एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर दें। तो लाइन नंबर 3 जो है उस पे जाके आपने आई प्लस प्लस की आई की वैल्यू 2 है, तो 2 प्लस 1 ऑफ कोर्स इज गोइंग टू मेक इट बट 3। ये तो एनसर्कल वैल्यू है, ये आई की करंट वैल्यू है 3। उसके बाद लाइन 3 चलने के बाद कौन सी लाइन आपकी एग्जीक्यूट होगी, लाइन नंबर 4। लाइन 4 पे बेटा you are again calling a function. Once again keep in mind whether a recursive call or a non-recursive call. Whenever a function is called, new stack frame will be inserted, will be pushed at the top of the call stack. Call stack के top पर नया stack frame insert होगा। तो लाइन नंबर 4 पे जब आप पहुंचेंगे तो आपने यहाँ जाकर फ्रेंड के फंक्शन को दोबारा आपने उसने लिख दिया कि भाई मैं इसके एग्जीक्यूशन स्टार्ट करने वाला हूँ। इसको जो वैल्यू इसके कॉलर ने पास की, इसका कॉलर कौन है, ये नीचे वाला प्रिंट है। और वो वैल्यू आई की जो लास्ट वैल्यू थी वो क्या थी, 3 इसको पास हुई, तो इसका मतलब ये है कि इसको यहाँ पे 3 पास हो गया, ठीक है। और एग्जीक्यूशन ऑफ कोर्स कहाँ से शुरू हो गई, लाइन नंबर 1 से। लाइन नंबर 1 पे 3 इज लेस देन और इक्वल टू 3, द कंडीशन इज स्टिल ट्रू। अगर कंडीशन ट्रू है तो लाइन नंबर 1 से कहाँ पे मूव करके लाइन नंबर 2। लाइन नंबर 2 पे आप देख रहे हो क्या कर रहे हो, सी आउट आई कर दो, आई की वैल्यू इस प्रिंट के कॉल के लिए आई की वैल्यू इसके लोकल सेगमेंट पे क्या वैल्यू है आपके पास 3। आपके आउटपुट में क्या नजर आ गया 3। और आई प्लस प्लस आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दो, करंट वैल्यू 3 है तो 3 को इंक्रीमेंट करके 3 प्लस 1 ये आपके पास क्या हो जाएगा 4, ये आई की करंट वैल्यू होगी 4, ठीक है। जब आपके पास आई प्लस प्लस हो गया तो लाइन नंबर जो है आपने 3 को एग्जीक्यूट कर लिया, और 3 को एग्जीक्यूट करने के बाद आप पहले लाइन नंबर 4 पहले लाइन नंबर अपडेट करें कि उसके आप ताकि आपका कॉन्सेप्ट इसी तरीके से रहे। लाइन नंबर 4 पे आपने क्या किया, फंक्शन कॉल की है। जब आपने फंक्शन कॉल की है तो आपसे मैंने अर्ज की कि जब भी फंक्शन कॉल होती है तो अ न्यू स्टैक फ्रेम इज इंसर्टेड एट द टॉप ऑफ द कॉल स्टैक। तो जो आपके पास नया स्टैक फ्रेम जो ऊपर बना वो अगेन प्रिंट फंक्शन के लिए बना है। उसको आई की वैल्यू क्या पास हो रही है, आई की लास्ट वैल्यू 4 थी ना, तो यहाँ पर आपने आई इज इक्वल टू 4 पास कर दिया। और एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होगी, एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी लाइन नंबर 1 से। 4 इज लेस देन और इक्वल टू 3। तो इस केस में बेटे आपको वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि कंडीशन जो है वो आपके पास क्या है, ये कंडीशन आपके पास फॉल्स है। आई की वैल्यू 4 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 3, ये कंडीशन फॉल्स हो तो इफ की बॉडी रन नहीं होगी, ये सारी की सारी बॉडी जो है ये क्या हो जाएगी, ये स्किप हो जाएगी। तो लाइन नंबर 1 से हम डायरेक्ट इफ की बॉडी से बाहर निकलेंगे। जब आप बाहर निकलेंगे तो आप कहाँ पे आओगे, लाइन नंबर 5 पे, यानी लाइन 1 से जंप करके आप कहाँ पे आ गए, आप लाइन नंबर 5 पे आ गए। लाइन नंबर 5 को एग्जीक्यूट किया जाएगा, ठीक। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब बेटे लाइन नंबर 5 को एग्जीक्यूट कैसे किया जाएगा, इस पर बात करने से पहले यहाँ पे कुछ बातें अपने जहन में बिठा लें। आप देख रहे हैं कि आपका कॉल स्टैक के अंदर करंटली 1 2 3 4 5 कॉल्स पड़ी हैं, यानी 5 फंक्शंस जो हैं वो ऐसे हैं जिनकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं हुई। जब भी आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, पाइथन में, जावा में, सी प्लस प्लस में आप डिबगिंग करते हैं तो कॉल स्टैक को इसी तरीके से पढ़ा जाता है, समझा जाता है। इसको गौर से देखें। कॉल स्टैक के ऊपर जितनी कॉल्स आपके, जितनी एंट्रीज होंगी, जितने स्टैक फ्रेम्स होंगे, ये आपको बताएंगे कि ये वो तमाम फंक्शंस हैं जिनकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं हुई। जुमले का मैं बहुत एहतियात से इस्तेमाल कर रहा हूँ, समझिए, एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं। लेकिन इन पांचों फंक्शंस की एग्जीक्यूशन कंकरेंटली इकट्ठी नहीं होती, सिर्फ एक फंक्शन चलता है। और वो फंक्शन कौन सा होता है, जो कॉल स्टैक के टॉप पर होता है। और कॉल स्टैक के टॉप पे जो प्रिंट फंक्शन चल रहा है उसकी लाइन नंबर 5 अभी हमने एग्जीक्यूट करनी है। कीप दिस इन माइंड। अभी देखो आपने जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ी हैं, असेंबली हो गया, सी प्लस प्लस, आगे जाके इंशाल्लाह आप जावा वगैरह जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में काम करोगे, सीरियल एग्जीक्यूशन इसी तरीके से होगी। हाँ, जब आप पीडीसी पैरेलल डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग का कोर्स आएगा तो वहाँ थोड़ी सी बातें, कॉन्सेप्ट्स बदल जाएंगे, जहाँ पैरेलल में आपके मल्टीपल कोर्स चल रहे होते हैं तो लेकिन बेसिक बुनियाद वहाँ पर यही कॉन्सेप्ट यही होगा, इसको आपने समझना है, ठीक है। अच्छा बेटे, अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई वांट यू आई वांट योर अटेंशन, ठीक है। जाग रहे तो बेटा प्लीज काइंडली इसको गौर से सुनो। आपके पास लाइन नंबर 5 जो एग्जीक्यूट होगी, लाइन नंबर 5 है क्या, दिस इज द क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट रिप्रेजेंटिंग द एंड ऑफ द फंक्शन, ठीक। जब कभी आपका फंक्शन एंड होता है, ये देख रहे हो ना, ये आपका फंक्शन का स्टार्ट है, ये पहला वाला, और ये आप लाइन नंबर 5 पे क्या, ये आपके फंक्शन का एंड है। जब भी फंक्शन का बेटे एंड आता है तो इस क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट को बाकायदा कंपाइलर एग्जीक्यूट करता है। तो फंक्शन के एंड की, या ये देखो, ये मेन का स्टार्ट है, ये टॉप पे आपको नजर आ रहा होगा होपफुली, और इसका एंड जो है वो ये क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट है, यहाँ पे ये एंड हो रहा है।
तो ये जो जब भी क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट किसी फंक्शन की एग्जीक्यूट होती है, इसके पीछे कुछ अवामिल शामिल हैं, बहुत सारे, लेकिन मैं सिंपलिस्टिक वे में आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट करता हूँ। पहला चीज़ ये होता है कि अगर कोई रिटर्निंग वैल्यू है, तो उस रिटर्निंग वैल्यू की कॉपी बनती है। वो रिटर्निंग वैल्यू जो है, उसकी कॉपी क्रिएट की जाती है, अमंग अदर थिंग्स, ठीक है? बट मोस्ट टू इम्पोर्टेंट थिंग्स आर दिस। फर्स्ट वन इज़ क्रिएट अ कॉपी ऑफ द रिटर्निंग वैल्यू, ये कंपाइलर करेगा। और सेकंड काम क्या है, उस स्टैक फ्रेम को डिलीट कर देता है। स्टैक फ्रेम को डिलीट करने का मतलब यह है कि उसका लोकल सेगमेंट भी पूरे का पूरा क्या हो गया, डिलीट हो गया। यानी उस फंक्शन की एग्जीक्यूशन जब कंप्लीट हो गई, तो उसके लोकल सेगमेंट पे पड़े हुए वेरिएबल्स की मुझे अब ज़रूरत नहीं है, इसलिए स्टैक फ्रेम को डिलीट किया जाता है। अब देखें, हम बेसिकली प्रिंट के फंक्शन पे बात कर रहे हैं ना, तो प्रिंट फंक्शन का ये जो टॉप वाला स्टैक फ्रेम है, इसको देखो, इसकी लाइन नंबर 5 एग्जीक्यूट, पहला काम क्या होना है, रिटर्निंग वैल्यू की कॉपी बननी है। तो यहाँ तो रिटर्निंग वैल्यू है ही नहीं। रिटर्न टाइप क्या है प्रिंट की, वॉइड है, तो किसी कॉपी के बनाने की जरूरत नहीं। दूसरा काम क्या है, दूसरा काम ये कि स्टैक फ्रेम डिलीट होना है, तो ये होगा। तो अब इसके टॉप पे पड़ा हुआ जो स्टैक फ्रेम है, वो डिलीट कर दिया जाएगा। दिस वन, द लास्ट वन, ये वाला स्टैक फ्रेम आपका डिलीट हो गया। इसका मतलब इसके फंक्शन की एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगी। और आपको होपफुली ये बात समझ आ गई कि ये डिलीट करने से पहले रिटर्निंग वैल्यू की कॉपी क्यों बनाई जा रही है। इसलिए बनाई जा रही है कि भाई जो वैल्यू रिटर्न कर रही है वो तो बचा लेना, अपना लोकल सेगमेंट ऐसे भी सारे का सारा उड़ गया, सारी वैल्यूज चली गई। अच्छा, अब इसके बाद आप आ गए कॉलर पर। इसके कॉलर पर जब आप आए, तो स्टैक फ्रेम के टॉप पर जो फंक्शन पड़ा हुआ है वो भी प्रिंट है। जब कॉल्ड फंक्शन और नीचे वाला जो आया कॉलर फंक्शन, वो दोनों सेम हो, तो आप देख के समझ गए कि रिकर्सिव कॉल्स चल रही हैं, क्योंकि दोनों फंक्शन का नाम क्या है, सेम है। फंक्शन ने अपने आप को खुद कॉल किया है, ठीक है। वो कहाँ तक चल चुका है बेटा, वो चल चुका है लाइन नंबर 4 तक। लाइन नंबर 4 वो वाली लाइन थी जहां से ये रिकर्सिव कॉल जनरेट हुई थी। तो पहले ये लाइन नंबर 4 पे देखेगा, बाकी तो कुछ करने को नहीं है। हो सकता है किसी रिकर्सिव कॉल में कोई वैल्यू रिटर्न हो रही हो और आपने उसको कहीं सेव करना हो, फर्दर प्रोसेस करना हो। इस केस में नहीं है, सिंपल रिकर्जन है। अगर नहीं है, तो अगले आगे चलो, सीरियल एग्जीक्यूशन हो रही है, पैरेलल एग्जीक्यूशन, ये कोई और स्पेशल केस एग्जीक्यूशन का नहीं है। लाइन नंबर 5 को एग्जीक्यूट करो। अगेन, व्हाट इज लाइन नंबर 5? लाइन नंबर 5 इज द क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट which is representing the end of the print function। जहां पे फंक्शन का एंड हो रहा है, उस क्लोजिंग करली ब्रैकेट को एग्जीक्यूट किया जाएगा। और उसके एग्जीक्यूशन में क्या बातें होंगी बेटे, दो बातें। पहली बात क्या होगी कि रिटर्निंग वैल्यू की कॉपी बनाओ। बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये जरूरी है। वो रिटर्निंग वैल्यू की कॉपी तब बनेगी जबकि रिटर्न टाइप हो, आपकी वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं। यहाँ तो वाइड है, कुछ भी नहीं है, तो रिटर्निंग वैल्यू कॉपी नहीं बनेगी। और दूसरी बात क्या है कि आप डिलीट कर दें स्टैक फ्रेम को। और जब आप स्टैक फ्रेम को डिलीट करेंगे, तो उसके लोकल सेगमेंट भी इसी स्टैक फ्रेम का हिस्सा है, उसमें पड़ी तमाम की तमाम वैल्यूज क्या हो जाएंगी, वो डिलीट हो जाएंगी। ये इस बात की निशानदही करेगा कि इस फंक्शन की एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गई। और आपके जहन में ये रहना चाहिए कि अब आपका एक ही फंक्शन जो है अंडर एग्जीक्यूशन है प्रोसेसर के ऊपर, ठीक है। और वो कौन सा फंक्शन है, वो कॉल स्टैक के टॉप पे पड़ा हुआ जो स्टैक फ्रेम जिस फंक्शन को रिप्रेजेंट करे, वो वाला फंक्शन है। जब आपने स्टैक फ्रेम डिलीट कर दिया, तो अब आपके कंपाइलर ने देखा कि भाई अभी भी स्टैक कॉल स्टैक खाली नहीं हुआ। तो कॉल स्टैक के टॉप पर अब जो अगला फंक्शन पड़ा हुआ है, उसको उठाओ और उसको एग्जीक्यूट करो। अगला फंक्शन ये स्टैक फ्रेम से रिप्रेजेंट हो रहा है। कहाँ तक चल चुका है भाई, ये चल चुका है लाइन नंबर 4 तक। लाइन नंबर 4 पे आप देखें, फंक्शन कॉल हुई थी, तो वो पहले चेक करेगा कोई रिमेनिंग कोई वैल्यू रिटर्न होकर तो नहीं आई, कुछ रिमेनिंग प्रोसेसिंग तो नहीं करनी, आपने बस फंक्शन कॉल की थी, वो फंक्शन एग्जीक्यूट हो गया। तो लाइन नंबर 4 चल गई, तो आगे चलो। लाइन नंबर 4 के बाद किस लाइन को चलाओ, लाइन नंबर 5 को। लाइन नंबर 5 अगेन, क्लोजिंग करली ब्रैकेट रिप्रेजेंटिंग द एंड ऑफ द फंक्शन। इस क्लोजिंग करली ब्रैकेट को आपका बाकायदा प्रोसेसर एग्जीक्यूट करता है। और इसकी एग्जीक्यूशन कैसे होती है, रिटर्निंग वैल्यू की कॉपी इस केस में नहीं है, क्योंकि रिटर्न टाइप वाइड है। और दूसरी चीज क्या होती है कि स्टैक फ्रेम को क्या किया जाता है, डिलीट कर दिया जाता है। तो ये वाला स्टैक फ्रेम डिलीट हो जाएगा। और ये इस बात की निशानदही है कि इस फंक्शन की एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गई है। इसका लोकल सेगमेंट के तमाम वेरिएबल्स जो हैं जो स्टैक फ्रेम में शामिल थे, वो सारे के सारे, उसकी जरूरत हमें नहीं है, उसको मेमोरी से क्या कर दिया आपने, फारिग कर दिया, ठीक है। और इसके बाद कंट्रोल चला गया इसके कॉलर की तरफ। तब इसके कॉलर में आप देखें दोबारा वही, इसका कॉलर ये वाला है प्रिंट वाला ना, तो ये वही प्रिंट, ऊपर भी प्रिंट था नीचे भी प्रिंट था। आप देखते साथ ही समझ गए रिकर्सिव कॉल ही चल रही है, क्योंकि दोनों फंक्शन सेम है। फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ इज कॉल्ड रिकर्सिव कॉल। अच्छा जी, अगेन लाइन नंबर 4 एग्जीक्यूट हो गई। कहाँ पे मूव किया, लाइन नंबर 5 पे। लाइन नंबर 5 पे पता चला फंक्शन की क्लोजिंग बॉडी है, रिटर्निंग वैल्यू नहीं है, कोई रिटर्न टाइप उसकी वहां पर मौजूद नहीं है।
तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट स्टैक फ्रेम को क्या कर रहे हैं, स्टैक फ्रेम को डिलीट कर दें। जब आपने इसको डिलीट कर दिया तो कॉल स्टैक पे चलते-चलते अब जो है अगला जो आपके पास जो फंक्शन बचा, आखिरी फंक्शन वो है मेन फंक्शन, वो लाइन नंबर 1 तक चल चुका है। तो यहाँ पे ऊपर ये देखिए ये मेन है। ये जो आपका मेन जो आपका लाइन नंबर 1 तक चल चुका है, अब उसके आपने कौन-सी लाइन एग्ज़ीक्यूट करनी है? लाइन नंबर 2। लाइन नंबर 2 क्या है? मेन फंक्शन की क्लोजिंग बॉडी है। तो ये जो मेन फंक्शन की क्लोजिंग बॉडी आपकी एग्ज़ीक्यूट होगी, तो ऑफ कोर्स स्टैक फ्रेम को डिलीट करके, और आपको पता है जब आपकी मेन फंक्शन की एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाए तो आपका प्रोग्राम क्या होता है, आपके पास क्लोज हो जाता है। ये कॉल स्टैक के एम्प्टी होना इस बात की निशानदेही है कि अब फर्दर देयर आर नो मोर फंक्शंस या नो मोर कोड अवेलेबल इन योर प्रोग्राम फॉर द एग्जीक्यूशन। आपका जो है नेसेसरी कंपाइलर क्लीन अप करके सारी चीजें रिटर्न कर देगा। ठीक है, दिस इज वन वे ऑफ लुकिंग एट इट। अगेन लेट मी रिविजिट। ठीक है, क्विकली हम क्या कर रहे हैं भाई, हम ये कह रहे हैं कि इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, बॉडी, इंक्रीमेंटेशन एंड डिक्रीमेंटेशन। अब इसी चीज़ को मैं थोड़ा सा दोबारा यहाँ पे लिख दूँ ताकि बातें थोड़ी सी वापस आ जाए हमारे जहन में, और उसके मुताबिक हम कर लेना। हमारे पास सबसे पहली चीज़ यहाँ पर क्या थी बेटा, वो लूप के अंदर हमने कहा था कि वो इनिशियलाइजेशन थी। दूसरी चीज़ क्या है, वो आपके पास यहाँ पर आपका कंडीशन है जिसको आप टेस्ट कर रहे हो। तीसरी चीज़ क्या है बेटा, तीसरी चीज़ जो है वो लूप की बॉडी है। और चौथी चीज़ अपडेशन है या इंक्रीमेंटेशन है या डिक्रीमेंटेशन है। इनिशियलाइजेशन इज नॉट द पार्ट ऑफ द लूप। ये तीन चीज़ें आपके लूप में बार बार चलती हैं। कंपाइलर आपको ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंटेशन से लेके जाता है कहाँ पे, कंडीशन पे। आप जो है यहाँ पे खुद से इस मूव को करते हो बाय यूजिंग अ रिकर्सिव कॉल। ठीक, ये रिकर्सिव कॉल आप खुद से लिखते हैं। अच्छा, अब बाय ट्रेडिशन, जैसे मैंने आपसे कहा कि लूप के अंदर तो ये होता है कि कंडीशन ट्रू हो तो आप नीचे मूव करते हैं, फॉल्स हो तो आप रिपीटेशन करना बंद कर देते हैं। रिकर्जन में ट्रेडिशनली ये बात इस तरीके से होती है कि ज़्यादातर किताबों में और एकेडमिया में कोर्सेज में इसको ऐसे ही लिखा जाता है कि दिस कंडीशन इज कॉल्ड व्हाट इट इज कॉल्ड बेस कंडीशन या टर्मिनेशन कंडीशन। इसका मतलब ये है कि जब ये कंडीशन मीट होगी तो रिपीटेशन करना बंद कर देंगे। यानी आपने रिपीटेशन करना कब बंद करना है, जब आपकी ये कंडीशन क्या हो, ट्रू हो, तो आप अपनी रिकर्जन को क्या कीजिए, टर्मिनेट कर दीजिए। ठीक, और अगर आपकी कंडीशन फॉल्स है तो उस केस में आप रिपीटेशन जारी रखिए। अब ट्रेडिशनली इस कोड को ऐसे लिखा जाता है, कंडीशन इसका ट्रेडिशनल इसका तरीका ये है। ठीक है, आपका जो वो लूपिंग का कोड था ना, वो क्या था, वो ये था जो हमने सिंपल से भी लिखा कि हमने कहा कि भाई आई को इनिशियलाइज कर दो किससे, 1 से। जब तक आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 3 ना हो तो आप क्या करते रहें, सी आउट करते रहें। किसको सी आउट करते रहें, आई की वैल्यू को। और उसके बाद चौथा पार्ट इसका क्या था, आई का इंप्लीमेंटेशन। अब ट्रेडिशनली जब कंडीशन ट्रू हो लूप में तो बॉडी में आते हैं, लेकिन हम रिकर्जन में इसको रिवर्स कर देते हैं। हम कहते हैं ये कंडीशन फॉल्स होगी तो हम तब बॉडी में रिपीटेशन करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि डिक्शनरी कोड लिखते वक्त आप जब भी किसी भी लूप को कन्वर्ट कर रहे हो रिकर्सिव कोड में, तो आपने इस कंडीशन को रिवर्स करके लिखना है। ठीक है, आई इज लेस देन इक्वल टू 3 है बेटा, तो इसका रिवर्स क्या हो जाएगा, कॉमन सेंस, इसका रिवर्स आपके पास होगा आई इज ग्रेटर देन 3। तो आपने रिकर्जन को इस तरीके से लिखना है, कीपिंग इन माइंड दिस कॉन्सेप्ट कि ट्रेडिशनली, मैं बार बार कह रहा हूँ कन्वेंशनली या ट्रेडिशनली, आप चाहें तो एज इट इज लूप को भी रिकर्जन में ट्रांसलेट कर सकते हैं, लेकिन उसके ज़्यादातर किताबों में जो तरीका जो है वो इस्तेमाल किया जाता है वो ये वाला किया जाता है, और ये तरीका ज़रा यूजफुल भी है। क्योंकि आगे चल के आप देखेंगे कुछ कोड्स आप जो हैं वो स्मार्टली इस तरीके से लिखे जाएंगे। अगर कंडीशन का रिजल्ट ट्रू है तो आपने रिकर्जन को क्या कर देना है, टर्मिनेट। यानी आपने रिपीटेशन को खत्म करना है, तो रिपीटेशन को खत्म करना है, कॉमन सेंस बात, वो कब खत्म होगी, जब आप इस कंडीशन का रिवर्स करोगे। आई इज लेस देन इक्वल टू 3 था तो आप बार बार रिपीट कर रहे थे, आई इज ग्रेटर देन 3 हो जाएगा तो आप जो है अब रिकर्जन करना या रिपीटेशन करना बंद कर दोगे। अगर कंडीशन फॉल्स है तो आप बॉडी और इंप्लीमेंटेशन में होगे। तो आप देखिए अब वही कोड जो है मैं जल्दी से यहाँ पर दोबारा लिखूँ। पहला काम क्या था आपका, इनिशियलाइजेशन, जो आपकी इनिशियल फंक्शन कॉल है, ये वाला काम, इनिशियलाइजेशन वाला काम या ये वाला काम। आपने फॉर एग्जांपल एक प्रिंट का फंक्शन बनाने जाना है, उसको आपने इनिशियल वैल्यू पास कर दी फॉर एग्जांपल से 1। ठीक है, और उसके बाद आपने क्या कहा, आपने यहाँ पे लिख दिया भाई वॉइड प्रिंट। यहाँ पे उसके अंदर आपने पहला पैरामीटर रिसीव कर दिया इनिशियल वैल्यू यूजिंग द वेरिएबल आई। ठीक, फंक्शन बॉडी के अंदर आए, और अब आपकी कंडीशन जो है वो एज अ टर्मिनेशन कंडीशन लिखनी है। तो वो लूप के क्या होनी चाहिए, लूप के रिवर्स। ठीक है, पहले कंडीशन ट्रू हो तो बॉडी चल रही थी, अब कंडीशन फॉल्स हो तो बॉडी चलनी चाहिए, रिपीटेशन होनी चाहिए। तो इस वजह से हम इसके रिवर्स लिख रहे हैं। तो रिवर्स कैसे होगा, ऑफ कोर्स इफ
आई इज ग्रेटर देन 3, ठीक है। जब तक आई लेस देन इक्वल टू 3 था वो काम करते ना, आई ग्रेटर देन 3 हो तो आप रिकर्जन खत्म कर दें। आप फंक्शन को कॉल करना बंद कर दें। तो फंक्शन को कॉल करना कैसे बंद करेंगे, फंक्शन से बाहर कैसे निकलेंगे? उसके लिए स्टेटमेंट आपको पता है कौन सी स्टेटमेंट होती है, रिटर्न की। यानी फंक्शन से क्या करो, रिटर्न कर दो, फंक्शन जो है उसको एग्जीक्यूशन बंद कर दो। जब बेस केस हिट हो जाए, जब टर्मिनेटिंग कंडीशन या टर्मिनेशन कंडीशन जो है आपकी हिट हो जाए, तो उस केस के अंदर आपने जो है इसको क्या कर देना है, फंक्शन से रिटर्न कर देना। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो फिर हमने कहा फॉल्स हो तो फॉल्स के केस में एग्जीक्यूशन करो, बॉडी को चलाओ इंक्रीमेंटेशन। यानी आप जो है कंडीशन अगर फॉल्स है तो कहाँ पर आ जाओ, बॉडी पर। लूप लूप की बात नहीं कर रहा, रिकर्जन की बात कर रहा हूँ। बॉडी में आप पहला काम क्या कर रहे हैं, बॉडी में पहला एक काम ये कर रहे हैं कि सी आउट कर दो इसकी वैल्यू को बेटा, आई की वैल्यू को। उसके बाद आप कहाँ पर मूव कर रहे हो, इंक्रीमेंटेशन पे। तो सिंपली आपने क्या कहा, आई को क्या कर दो, प्लस प्लस कर दो। और इंक्रीमेंटेशन के बाद क्या करना है आपने, वापस जंप करना है कहाँ पर, कंडीशन के ऊपर। इस केस में कंडीशन आपकी ये है, कंडीशन आपकी ये है, ठीक है। तो अब आपने वापस जंप करने के लिए क्या करना होगा, अब आपने रिकर्सिव कॉल लिखनी होगी। तो रिकर्सिव कॉल में आपने दोबारा रिकर्सिवली फंक्शन को कॉल कर दिया बाय पासिंग इट द पैरामीटर ऑफ आई, ठीक। इस केस में आप देखें, इफ के साथ सिर्फ और सिर्फ एक स्टेटमेंट है, रिटर्न है। तो आई की वैल्यू उसी तरह 1 पास होगी, 1 को आप प्रिंट करके आई प्लस प्लस 2 पास कर देंगे। 2 इज ग्रेटर देन 3, कंडीशन आपके पास क्या है, फॉल्स है, क्योंकि 2 इज नॉट ग्रेटर देन 3। फॉल्स है तो बॉडी चलेगी, आई की वैल्यू आपके पास 2 हो जाएगी, 1 के बाद क्या प्रिंट हो जाएगा, 2। आई प्लस प्लस 2 प्लस 1 3 हो गया, आप प्रिंट आई करके 3 पास कर देंगे। दोबारा प्रिंट आई यहाँ पर आएगा, 3 की वैल्यू, 3 इज ग्रेटर देन 3 विच इज अगेन फॉल्स, कंडीशन फॉल्स है। तो ये वाले पार्ट, स्टेटमेंट वाला पार्ट नहीं, रिटर्न वाला पार्ट नहीं चलेगा। कहाँ पे आ जाएगा, सी आउट, आई आई की वैल्यू प्रिंट कर दो विच इज व्हाट, विच इज 3। आई प्लस प्लस 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 4, प्रिंट आई, यहाँ से 4 पास किया, 4 इज ग्रेटर देन 3। जब 4 इज ग्रेटर देन 3 है, कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाएगी, तो रिटर्न कर देंगे। और रिटर्न स्टेटमेंट आपको कहाँ पे ले जाएगा, क्लोजिंग करली ब्रैकेट के ऊपर, ठीक है। क्लोजिंग करली ब्रैकेट से अब आपने इसको बैक ट्रैक करके वापस लेकर जाना है, ठीक है। वन वन बाय वन जो है आपकी इसकी एग्जीक्यूशन यहाँ पर चलेगी। बेटे यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। आई विल गिव यू वन मोर एग्जांपल ओवर हियर। इसी को, ये बात ज़हन में रखो बेटा, इसका ड्राई रन करना आपने बहुत ज़रूरी ड्राई रन करना है। अच्छा, आप देखेंगे कि आपके देखें फंक्शन कॉल्स कैसे हैं। पहले आपके पास मेन होगा, ठीक है। मेन के बाद आपके पास प्रिंट का पहला कॉल होगा, तो पहली कॉल आपने उसको क्या पास किया है, 1 है। और लाइन नंबर कहाँ तक चलेंगे आपके पास, देखिए लाइन नंबर 1 कंडीशन फॉल्स, तो आगे चलो, रिटर्न नहीं करो। लाइन नंबर 2 पे जाओ, लाइन नंबर 2 पे सी आउट आई हो जाएगा, लाइन नंबर 3 पे आई प्लस प्लस, और 4 पे जाके क्या कॉल होगा, 4 पे जाके रिकर्जन होगी, ठीक है। ये 1 के लिए, तो जब आप रिकर्जन कॉल करेंगे तो आई प्लस प्लस यहाँ पे 1 की वैल्यू आप 2 करके पास कर रहे हैं। बात समझ गए ना, मैं यहाँ पे इसको इंक्रीमेंट करके पास कर रहे हैं। 1 आपने प्रिंट कर दिया, और प्रिंट करने के बाद आपने आई की वैल्यू को 1 से क्या कर दिया, 2 कर दिया। फिर आपके पास यहाँ पे प्रिंट जब आपके पास होगा तो 2 होगा। और एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होगी बेटा, एग्जीक्यूशन अगेन लाइन नंबर 1 से। तो लाइन 1 पे आप देख लो, कंडीशन फॉल्स है, तो आप 2 पे मूव करोगे, 2 पे आपने आई की वैल्यू को प्रिंट कर देंगे। 1 2 आपके पास जो है 2 करंटली प्रिंट हो जाएगा। 1 है पहले प्रिंट होगा, फिर आपके पास 2 प्रिंट होगा। और उसके बाद आप मूव करोगे लाइन नंबर 3 पे, आप आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट करोगे, तो आई प्लस प्लस जब आप करेंगे तो 2 प्लस 1 इज गोइंग टू व्हाट, इट इज गोइंग टू मेक इट व्हाट, इट इज गोइंग टू मेक इट 3। और फिर आपके पास लाइन नंबर 4 पे जो है, यहाँ पे मैं लेट मी राइट इट 1 2, और ये आपके पास लाइन नंबर 3, और ये आपके पास लाइन नंबर 4, दिस इज लाइन नंबर 5, ठीक है। ये आपके पास यहाँ से एग्जीक्यूशन चलेगी। तो आपके पास एक और प्रिंट का कॉल एग्जीक्यूट हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि हर प्रिंट की कॉल कहाँ तक जाएगी, लाइन नंबर 4 पे। 1 2 3 आपका प्रिंट हो जाएगा, तो जब आप इस स्टैक के अंदर वापस आएंगे तो 4 के बाद कौन सी लाइन एग्जीक्यूट होगी, 5, विच इज सिंपली क्लोजिंग ऑफ द फंक्शन। यानी वो फंक्शन आपका जो है स्टैक फ्रेम जो है वो क्या करता जाएगा, वो साथ साथ डिलीट होता जाएगा। तो जैसे जैसे आपका स्टैक फ्रेम जो है वो डिलीट होगा, तो ऑटोमेटिकली उसकी एग्जीक्यूशन यहाँ पर क्या होती जाएगी, उसकी एग्जीक्यूशन यहाँ पर कंप्लीट होती जाएगी। ओके, नाउ let me make small changes in this function, and let me tell you about कि देखें ये जो हमने यहाँ पे जो जितना भी लिखा ना, काम लिखा, ये क्या है, इसमें आपकी जो रिकर्सिव कॉल है वो कहाँ पर हो रही है, फंक्शन के एंड पर। दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड टेल रिकर्जन। टेल मींस एंड है ना। तो जब भी रिकर्सिव कॉल आप फंक्शन के लास्ट में लिखोगे तो टेल रिकर्जन होगी। और टेल रिकर्जन इज वेरी गुड प्रैक्टिस, क्योंकि मैक्सिमम कंपाइलर्स जो हैं वो टेल रिकर्जन्स को ऑप्टिमाइज करते हैं, ठीक। रिकर्जन का फायदा तो है कि आपका कोड स्मार्ट और एफिशिएंट हो जाता है, उसके ऊपर ज़्यादा आपका कंट्रोल आ जाता है मुख्तलिफ हिस्सों के ऊपर। लेकिन उसका नुकसान ये है कि वो थोड़ी सी आपकी मेमोरी वेस्टेज होती है, ठीक।
हर रिकर्सिव कॉल के लिए एक नया स्टैक फ्रेम पुश होता है, अपना लोकल सेगमेंट बनता है। इस वजह से आपके पास रिकर्जन का एक नुकसान ये है कि मेमोरी वेस्टेज है, तो मेमोरी वेस्टेज को थोड़ा-सा किसी हद तक आप कम कर सकते हैं बाय यूजिंग टेल रिकर्जन। हाँ, अगर कंपाइलर आप ऐसा यूज़ कर रहे हैं, वो जन आजकल 99% कंपाइलर्स ऑप्टिमाइज़ेशन टेक्निक यूज़ करते हैं, वो टेल रिकर्जन को ऑप्टिमाइज़ कर देते हैं, उसको ऑटोमैटिकली बैकएंड पे लूप में कन्वर्ट करके ये हिस्सा ख़त्म कर देते हैं मेमोरी वेस्टेज वाला। तो आपको रिकर्सिव कोड लिखने का फ़ायदा मिल जाता है शॉर्ट कोड, और बैकएंड पे एग्जीक्यूशन उसकी ऑटोमैटिकली फ़ास्ट हो जाती है। तो टेल रिकर्जन इज़ अ वेरी गुड प्रैक्टिस फॉर राइटिंग योर रिकर्सिव कोड। अच्छा, अब देखिए इसी कोड को अगर हम थोड़ा-सा चेंज करके लिखें, लेट मी राइट ओवर हियर। देखिए फॉर एग्जांपल अभी आपको समझ आ गया ना कि मेन के अंदर क्या हुआ, मेन के अंदर जो है आपने इनिशियल कॉल की है, ठीक? आपने प्रिंट के फंक्शन को कॉल किया और उसको आपने 1 पास कर दिया, और यहाँ पे अगर आपने लेट्स सपोज़ अगर मैं लिखूँ वॉइड इंट सॉरी, मैंने उसका फंक्शन का नाम मैं लिखना भूल गया, लेट मी राइट इट अगेन। लेट्स सपोज़ वहाँ पर आपने एक फंक्शन लिखा है बाय द नेम ऑफ p और प्रिंट, और इसके अंदर आपने इसको जो पैरामीटर रिसीव किया, जो वैल्यू रिसीव किया, पैरामीटर i जो है उसको आप यूज़ कर रहे हो। और इस दफ़ा मैं टेल रिकर्जन नहीं करता, मैं थोड़ा-सा कोड को चेंज कर देता हूँ। आपकी बेस कंडीशन तो वही है, बेस कंडीशन हमारी क्या था कि अगर i की वैल्यू ग्रेटर देन 3 हो, तो इस फंक्शन से क्या करो, इस फंक्शन से रिटर्न कर दो, ठीक है? ये एक लाइन हो गई। इसके बाद यहाँ पर मैं पहले रिकर्सिव कॉल करता हूँ। लेट्स से मैं प्रिंट फंक्शन जो है दोबारा कॉल करता हूँ, और प्रिंट फंक्शन को मैं आई की इंक्रीमेंटेड वैल्यू पास करता हूँ, और अगर फंक्शन कॉल के अंदर इंक्रीमेंटेड पास करूँगा तो ऑलवेज मेक श्योर कि आपने प्री इंक्रीमेंट यूज़ करना है। अगर आपने पोस्ट इंक्रीमेंट किया तो वो इनफाइनाइट रिकर्सिव कॉल बन जाएगी, इनफाइनाइट लूप बन जाएगा, ठीक है? इसकी वजह ये है कि पोस्ट इंक्रीमेंट में ये होगा ना कि आप पुरानी वैल्यू पास कर दो और उसके बाद कह रहे हो कि वापस आके जो है इसकी वैल्यू इंक्रीमेंट करना। तो हर दफ़ा 1 ही पास होता जाएगा, और रिकर्सिवली आपके पास जो है इनफाइनाइट लूप वहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। तो अगर फंक्शन कॉल के अंदर करें तो मेक श्योर यू आर डूइंग द प्री इंक्रीमेंट। और इसके बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ काउट आई, ठीक है? और लेट्स सपोज लाइन नंबर 4 इज़ व्हाट, लाइन नंबर 4 इज़ द क्लोजिंग ऑफ योर फंक्शन। ये वाला जो फंक्शन है, ये आपका आउटपुट जो है उसी 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 तरह की रिकर्जन है। देखो मैंने सिर्फ़ जो है 2 स्टेटमेंट्स को यहाँ पे स्वैप कर दिया ना। वो 2 स्टेटमेंट्स क्या हैं? काउट आई और रिकर्सिव कॉल। पहले रिकर्सिव कॉल टेल थी, सबसे आखिर में हो रही थी, अब रिकर्सिव कॉल बीच में आ गई। तो इसका कॉल स्टैक कैसे बनेगा, और कॉल स्टैक जो है इसके ऊपर उसमें क्या-क्या चीज़ें आएँगी, और ये रिवर्स ऑर्डर में किस तरीके से होगा, इसको ज़रा क्विकली थोड़ा-सा समझ लीजिए। देखें, मेन से आपकी एग्ज़ीक्यूशन स्टार्ट होगी तो आपका पहला स्टैक फ्रेम जो है वो आ गया मेन वाला। मेन के अंदर आपने किस नंबर, फॉर एग्जांपल लाइन नंबर 1 पे जो है ना आपने वो ये वाली लाइन, इसके ऊपर आपने प्रिंट का फंक्शन कॉल कर दिया। फंक्शन कॉल हुआ तो स्टैक फ्रेम नया पुश होगा। प्रिंट का फंक्शन है भाई, वो आपके पास आई का पैरामीटर लेकर आ रहा है, उसको पहली वैल्यू क्या मिल रही है, 1 की। एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट हो रही है बेटा? एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो रही है लाइन नंबर 1 से। लाइन नंबर 1 पे आप देख लो, ये वाली लाइन नंबर 1, 1 इज ग्रेटर देन 3, कंडीशन इज फॉल्स, तो रिटर्न नहीं करोगे। तो फिर कहाँ पे मूव कर जाओगे? लाइन नंबर 2 पे। तो लाइन नंबर 2 पे चलाने से पहले इसको अपडेट कीजिए। अब लाइन नंबर 2 पे रिकर्सिव कॉल हो रही है, तो रिकर्सिव कॉल का मतलब क्या है कि नया स्टैक फ्रेम पुश हो रहा है। आपने नया स्टैक फ्रेम जो है कॉल स्टैक के टॉप पे डाल दिया p, और उसको आपने क्या पास कर दिया? प्लस प्लस आई। पहले इंक्रीमेंट करो फिर आई की वैल्यू पास करो। अगेन पोस्ट इंक्रीमेंट किया तो कीप इन माइंड कि ये इनफाइनाइट रिकर्सिव कॉल बन जाएगी। पोस्ट इंक्रीमेंट का मतलब क्या है? बाद में वापस आके इंक्रीमेंट करना, पहले दूसरा काम कर लो, और दूसरा काम क्या है? फंक्शन कॉल है, तो आपने आई को मुसलसल आप 1 1 1 1 पास करते जाएंगे, और जब आपके स्टैक लोकल सेगमेंट की लिमिट जो है ना कॉल स्टैक के स्टैक फ्रेम्स की फिल हो जाएगी। मैंने आपको बताया था कि डिपेंडिंग ऑन द ऑपरेटिंग सिस्टम जो है 2 टू 5 एमबी तक होती है। वो 5 एमबी फिल हो गया तो उसके बाद आपका प्रोग्राम क्रैश हो जाएगा। इनफाइनाइट लूप में भी इसी तरह होता है। तो इनफाइनाइट लूप से बचने के लिए मेक श्योर कि आप प्री इंक्रीमेंट कर रहे हो। प्री इंक्रीमेंट जब आप करोगे प्लस प्लस आई, तो देखो कॉलर में आई की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर क्या पास हो जाएगा? आई इज इक्वल टू 2। और अगेन एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट हो जाएगी? लाइन नंबर 1 पे। 2 इज ग्रेटर देन 3, कंडीशन फॉल्स है, तो कहाँ पे मूव करो? लाइन नंबर 2 पे। लाइन नंबर 2 में आप क्या कर रहे हो? रिकर्सिव कॉल दोबारा कर रहे हो, तो जब भी फंक्शन कॉल होगी तो नया स्टैक फ्रेम पुश होगा। यहाँ पे फंक्शन का नाम फॉर एग्जांपल ये p है, आपका प्रिंट है, और उसको आप क्या पास करें? प्लस प्लस आई। तो कॉलर में देखो आई की वैल्यू 2 है, तो 2 प्लस 1 यहाँ पर क्या पास हो जाना चाहिए? यहाँ पे 3। कॉल करने से पहले इंक्रीमेंट कर लो, ठीक है? कॉल करने से पहले इंक्रीमेंट कर दो। नेक्स्ट आइटरेशन में अगर पुरानी वैल्यू लेके जाते रहोगे तो वो आपका इनफाइनाइट कॉल्स हो जाएंगी।
तो अब आपने इंक्रीमेंट कर दिया, तो अगेन एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होगी बेटा, लाइन नंबर 1 से। 3 इज ग्रेटर देन 3, कंडीशन इज फॉल्स। लाइन नंबर 2 को जब आपने एग्जीक्यूट किया, तो लाइन नंबर 2 पे यहाँ पर दोबारा देखिए क्या हो रहा है। लाइन नंबर 2 पे आप कह रहे हो कि प्रिंट फंक्शन को कॉल करो। जब भी फंक्शन कॉल होता है तो नया क्या शुरू होता है, स्टैक फ्रेम पुश होता है। तो स्टैक फ्रेम जब नया पुश होगा तो प्लस प्लस आई 3 प्लस 1 यहाँ पे क्या पास हो जाएगा, 4। और लाइन नंबर कहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी, 1 से। अब देखें 4 इज ग्रेटर देन 3, लाइन नंबर 1 पे जब आप आते हैं, आई की वैल्यू 4 है इस फंक्शन कॉल के लिए, कॉल स्टैक के टॉप पे पड़े हुए। 4 इज ग्रेटर देन 3 कंडीशन ट्रू है, तो क्या हो जाएगा, रिटर्न स्टेटमेंट। रिटर्न मैंने आपको बताया कि कीप इन माइंड, रिटर्न कंट्रोल लेके जाता है कहाँ पे, क्लोजिंग बॉडी पर, फंक्शन की क्लोजिंग बॉडी पर। यानी 1 से आप डायरेक्ट करके कहाँ पे जंप करके जाओगे, 4 पे। और लाइन 4 पे जब आप पहुंचोगे तो उसके एग्जीक्यूट होने में 2 हिस्से, रिटर्निंग वैल्यू की कॉपी, रिटर्निंग वैल्यू नहीं है भाई, वाइड है, ठीक है। अगर नहीं है तो उसके बाद कॉपी नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, तो क्या करो, सिंपली स्टैक फ्रेम को डिलीट कर दो और इसके कॉलर पे जंप कर दो। अब जब आप इसको डिलीट करेंगे, उसके कॉलर पे जंप करेंगे, तो कॉलर देखें इसका कहाँ तक चल गया, लाइन नंबर 2 तक। लाइन नंबर 2 के बाद क्या चलाना है, लाइन 3। तो अब लाइन 3 में देखो क्या हो रहा है, सी आउट आई। इस कॉल के लिए आई की वैल्यू क्या है, 3। तो सबसे पहला आउटपुट आपके पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। फिर आपने कहा लाइन नंबर 3 के बाद कौन सी लाइन चलानी है, लाइन नंबर 4। 4 क्या है, अगेन क्लोजिंग ऑफ द फंक्शन, क्लोजिंग ऑफ बॉडी ऑफ द फंक्शन है, तो वो क्या करेगा, रिटर्निंग वैल्यू की कॉपी नहीं है, तो सिंपली स्टैक फ्रेम को क्या कर दो, स्टैक फ्रेम को डिलीट कर दो, ठीक है। जब आपने स्टैक फ्रेम को डिलीट किया तो आप इसके कॉलर पे पहुंचे, इसके कॉलर कहाँ तक चल चुका है, लाइन नंबर 2 तक। लाइन नंबर 2 के बाद क्या चलाना है, लाइन नंबर 3। लाइन नंबर 3 में आप क्या कर रहे हो, सी आउट कर दो आई की वैल्यू। इस स्टैक फ्रेम के लिए लोकल सेगमेंट में जो लोकल कॉपी आई की उसकी वैल्यू क्या है, 2 है। तो आपके पास आउटपुट स्क्रीन पे 3 के बाद क्या प्रिंट होना चाहिए, आपके पास 2 प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। लाइन 3 चल गई, लाइन 4 अगेन क्या है, क्लोजिंग बॉडी ऑफ द फंक्शन, उसको आपने एग्जीक्यूट किया, रिटर्निंग वैल्यू नहीं है तो कोई कॉपी नहीं बनेगी, और उसके स्टैक फ्रेम को क्या किया जाएगा, उसके स्टैक फ्रेम को डिलीट कर दिया जाएगा। फिर आप मूव करें इसके कॉलर पे, तो इसका कॉलर भी देखिए लाइन 2 तक चल चुका है। लाइन 2 के बाद आपने क्या एग्जीक्यूट करना है, लाइन नंबर 3। आई की वैल्यू को प्रिंट करो, आई की करंट वैल्यू क्या है, 1 है यहाँ पर, तो आपके पास 3 2 क्या प्रिंट हो गया, 1, ठीक है। और उसके बाद लाइन नंबर 4 को रन करो, तो जब आपने आपने पहले लाइन नंबर को अपडेट किया, लाइन नंबर 4 क्या है, वो क्लोजिंग बॉडी है, तो क्लोजिंग बॉडी के एग्जीक्यूशन में वंस अगेन नो रिटर्निंग वैल्यू, नो नीड ऑफ क्रिएटिंग अ कॉपी, देन डिलीट दी स्टैक फ्रेम, और देन जंप बैक टू द मेन फंक्शन, जहाँ पे लाइन नंबर 1 के बाद लाइन 2 चलेगी और आपके प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगी। बेटे व्हाई डिड आई गो थ्रू ऑल दिस प्रोसेस वंस अगेन, इसलिए कि आपको एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके जहन में बैठ जाए। वो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है, वो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि आप अगर बॉडी फंक्शन की लिखें, और फंक्शन की बॉडी में बेटे आपके मेन स्टेटमेंट्स क्या हैं, बॉडी से मेरी मुराद क्या है, बॉडी से मुराद वो स्टेटमेंट्स जो आपने क्या करनी है, जो आपने रिपीट करनी है। लूप के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स आपने रिपीट करनी है उसको आप जनरली क्या कहें, उसको आप जनरली बॉडी करें। जो आपकी बॉडी लिखी हुई है पूरी की पूरी, इस बॉडी से अगर आपने रिकर्सिव कॉल पहले कर दी, ठीक, तो दिस यूजुअली लीड्स टू द रिवर्स आउटपुट, या दिस यूजुअली इज हेल्पफुल इन इम्प्लीमेंटिंग अ स्पेशल टाइप ऑफ प्रोसीजर कॉल्ड बैक ट्रैकिंग। बैक ट्रैकिंग है ना, मशीन लर्निंग में एक पूरा फिनोमेना है, इसको से कंफ्यूज नहीं करना, उसकी एक बुनियाद समझ लें, ठीक है। अगर आपने रिवर्स में, आपके पास डेटा आ रहा है और आपने रिवर्स में आपने उसको प्रोसेस करना है, तो आपकी रिपीटिंग स्टेटमेंट जो है, जो आपकी बॉडी की स्टेटमेंट है, उसका जनरल तरीका ये है कि उससे पहले रिकर्सिव कॉल कर लो। जैसे मैंने ऊपर वाले फंक्शन में किया, मैंने कोई चेंज नहीं की, सिंपली 2 लाइन्स को स्वैप कर दिया। मेरी बॉडी यहाँ पर सिंपली क्या था, सी आउट आई था ना, मैंने अपने प्रिंट की कॉल को, और मैंने इसको स्मार्टली यहाँ पे प्लस प्लस साइन इंप्लीमेंटेशन इसके अंदर ही कर दी यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखिए इस ऑर्डर को चेंज करने से क्या हुआ, बैक ट्रैकिंग, मेरा रिजल्ट जो है उल्टा हो गया, ठीक है। और उस हालांकि इनिशियलाइजेशन वैल्यू मैंने वही 1 नहीं दिया है, मैं प्रिंट 1 से 3 तक करना था। और अगर बॉडी के बाद आप रिकर्सिव कॉल लिखेंगे तो वो जनरल प्रोसीजर है, उसमें क्या होगा, उसमें आप जो है 1 2 3 आपकी तरतीब से आपका नॉर्मल आउटपुट जो है आपको एज इट इज रिसीव होगा, ठीक है। तो दिस इज यूजफुल फॉर इम्प्लीमेंटिंग द बैक ट्रैकिंग। नाउ यू कैन ट्रांसलेट एनी लूपिंग कोड इनटू अ रिकर्सिव कोड, ठीक। कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं वो अलग से मैंने रिकॉर्ड किए हैं, वो इंशाल्लाह आपके साथ मैं शेयर करूंगा। फॉर एग्जांपल फैक्टोरियल है, या पावर है, या मल्टीप्लिकेशन है। इसमें आपने इन प्रॉब्लम्स को करना क्या है, आपने इन प्रॉब्लम्स को देखें, या रिवर्सल ऑफ अ स्ट्रिंग है, या और तरह भी इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। ये इस तरह के प्रॉब्लम्स लीजिए, या मल्टीप्लिकेशन है,
आप काइंडली ऐसे कीजिए बेटा कि किसी भी टाइम को सेव करने के लिए थोड़ा-सा खुद से लिख सकते हो तो और भी अच्छी बात है। किसी भी जो है ना आप सर्च इंजन को कहो कि यार मुझे इन प्रॉब्लम्स का लूपिंग कोड लिख कर दो, लूप्स के थ्रू। और उस कोड को आप खुद से ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिए, कहाँ पर? रिकर्सिव कोड में। इससे आपकी प्रैक्टिस होगी और इंशाल्लाह आपको आइंदा कहीं रिकर्सिव कोड में कोई इश्यू नहीं आएगा। जहाँ आपको जो रिकर्सिव कोड लिखा आएगा आपको एटलीस्ट खुद से रिकर्सिव कोड लिखना तो ऑफ कोर्स थोड़ी-सी प्रैक्टिस लेगा। लेकिन कहीं कोई रिकर्सिव कोड आपके सामने आ जाए तो आप उसको फ़ौरन समझ जाएँगे, यार ये कैसे काम कर रहा है, इस रिकर्सिव कोड का आइडिया क्या है? इस तरह के कुछ प्रॉब्लम्स लीजिए, ठीक है? इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल ये फैक्टोरियल वाला प्रॉब्लम जो है ना, इसको मैं थोड़ा-सा यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। फैक्टोरियल वाले प्रॉब्लम को आपने जब फैक्टोरियल कैलकुलेट करना होता है, तो फैक्टोरियल आपको पता है फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने 4 फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है, तो आप कैसे करते हो 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 और ये आपके पास आंसर इसका क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा, ठीक? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं पहले इसका लूपिंग जान के हिस्सा लिख रहा हूँ ताकि मैं आपको यहाँ पे थोड़ा-सा यहाँ पे चैलेंज यहाँ पे नज़र आए। एक n एक इंटीजर है, वो नंबर है जो आपने यूज़र से लिया है जिसका यूज़र जो है फैक्टोरियल कैलकुलेट करना चाहता है। वो आप समझ गए आपने इंट n लिख के बनाया और यूज़र से कहा कि दे दो। अब इसकी कैलकुलेशन के लिए आपने यहाँ पर एक फॉर एग्ज़ाम्पल फैक्टोरियल या रिज़ल्ट या फैक्ट के नाम का एक फंक्शन बना दिया, उसको आपने उसमें इनिशियलाइज़ कर दिया किससे? 1 से और आपने लूप के थ्रू इसको किया है। तो आपने एक i वेरिएबल बनाया है और आपने कहा कि भई i को कहाँ तक लेके जाओ जब तक n आपको नहीं मिलता क्योंकि i को आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है ना n टाइम्स i प्लस प्लस और इस लूप की बॉडी के अंदर आपने स्टेटमेंट डाल दी। क्या स्टेटमेंट डाल दिया आपने? कहा जी फैक्ट को मल्टीप्लाई करते रहो फैक्ट मल्टीप्लाइड बाय i से, ठीक है? अब यहाँ पर मैं इसको एक क्विक रन दे दूँ। i की वैल्यू शुरू में आपकी इनिशियलाइज़ होगी 1 से। 1 मल्टीप्लाइड बाय फैक्ट की वैल्यू क्या है 1 इज इक्वल टू फैक्ट अपडेट हो गया विद द वैल्यू ऑफ 1, ठीक है? आई अपडेट हुआ, आई आपने फॉर एग्जांपल यूजर ने यहाँ पे आपको n की वैल्यू क्या दे दी 4 दे दी ना, तो आपने चेक किया भाई 2 इज लेस देन और इक्वल टू 4 कंडीशन ट्रू या बॉडी में आए। जब आप बॉडी में आते हैं फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट मल्टीप्लाइड बाय आई। अब फैक्ट के अंदर जो वैल्यू स्टोर है वो 1 है, तो अगली आइट्रेशन में यहाँ से आ रहा है 1, ठीक? और आई की वैल्यू क्या हो गई आपके पास 2, वो आपने आई प्लस प्लस से यहाँ से चेंज कर दी है, ठीक है? 1 इंटू 2 आपके पास क्या आंसर आ गया आपके पास 2, तो फैक्ट की वैल्यू अपडेट होगी 2। जब ये आपने स्टेटमेंट रन की तो वापस कहाँ पे गए? इंक्रीमेंटेशन पे। 2 प्लस 1 आपने किया तो 2 प्लस 1 विल मेक इट व्हाट इट इज गोइंग टू मेक इट 3, ठीक है? आपने 1 2 3 आप 1 बाय 1 लेकर इस कोड को चल रहे हो ना। 3 3 इज लेस देन इक्वल टू 4 आपने चेक किया भाई कंडीशन क्या है? ट्रू है। बॉडी में फैक्ट मल्टीप्लाइड बाय आई। तो फैक्ट की जो वैल्यू है वो पिछली आइटरेशन में अपडेट होकर क्या हो गई थी आपके पास यहाँ पर आ गई थी 2 और आपके पास जो जो आई की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है 3 3 इंटू 2 अब आपके पास आंसर क्या आ गया आपके पास आ गया 6 आई प्लस प्लस किया आपने तो 3 प्लस 1 आई की वैल्यू आपके पास बढ़कर क्या हो गई 4 4 इज लेस देन इक्वल टू 4 कंडीशन टू या बॉडी में आए तो अब आपने फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट मल्टीप्लाई आई ये आपने रन किया तो फैक्ट की वैल्यू अपडेटेड वैल्यू लास्ट की है 6। ये 6 वैल्यू जो है, ये यहाँ पर आपने यूज़ की है और इसको मल्टीप्लाई किससे किया? आई से किया है और आई की वैल्यू क्या है 4, 6 इंटू 4 आपके पास क्या आ गया? आपके पास आ गया 24, दिस इज़ द लेटेस्ट वैल्यू, ठीक है? ये आपके पास आई प्लस प्लस 4 प्लस 1 आपने किया 5, जब आई की वैल्यू 5 होगी, 5 इज़ लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन इज़ फॉल्स, तो आप इस लूप से बाहर निकले। लूप से बाहर निकले तो आपको पता है रिज़ल्ट कहाँ पे पड़ा हुआ है? फैक्ट के अंदर, फैक्ट वेरिएबल के अंदर। अब कीपिंग दिस इन माइंड can you tell me if you translate this loop, this entire looping process into a recursive process, तो आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ पर क्या होगा? ये देखो बेटे अ, यहाँ पर आपकी हर आइट्रेशन में ये जो फैक्ट का ये वाला हिस्सा है, हर आइट्रेशन में फैक्ट का जो ये वाला पार्ट है, आई एम सॉरी मेरा कलर चेंज हो गया, ये वाला हिस्सा, ये फैक्ट का दिस इज यूटिलाइजिंग द प्रीवियस वैल्यू ऑफ फैक्ट। मैंने आपसे कहा ना देखो यहाँ पे आपने कहा 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 तो फैक्ट की प्रीवियस वैल्यू यहाँ पे 1 थी, चलो ये तो इनिशियल वैल्यू होगी, ठीक है? यहाँ पे जब आपने कहा 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 ये आई की वैल्यू 2 है और ये जो फैक्ट को ये 1 वैल्यू मिली है ये यहाँ से अपडेट होकर आ रही है। आई की वैल्यू 3 है, लूप के अंदर अपडेट हुई, ठीक है। लेकिन ये 2 कहाँ से आ रहा है? ये आई की लास्ट प्रीवियस आइट्रेशन में जो वैल्यू अपडेट हुई थी वो यहाँ होगी, ठीक है। प्रीवियस आइट्रेशन लूप के अंदर तो एक ही लोकल सेगमेंट है, एक ही फैक्ट का वेरिएबल बना हुआ है, वो प्रीवियस आइट्रेशन पे जो वैल्यू थी वो अपडेट होकर उसके नेक्स्ट आइट्रेशन में मिल गई।
रिकर्जन में क्या होता है, रिकर्जन में हर आइट्रेशन इज अ न्यू स्टैक फ्रेम। जब हर आइट्रेशन नया स्टैक फ्रेम बनेगा, तो हर स्टैक फ्रेम के पास अपना लोकल सेगमेंट होगा और फैक्ट की अपनी वैल्यू होगी। उसको पिछले वाले कॉल की स्टैक फ्रेम की या पिछले वाले कॉल के फैक्ट की वैल्यू चाहिए यहाँ पे। मेरी बात समझ रहे हैं ना बेटा? आपके पास यहाँ पर आपको पिछले वाले फैक्ट की वैल्यू चाहिए। अब यहाँ पर उसको थोड़ा-सा इस जो मैंने आपको तरीका बताया ना, उसी के थ्रू मैं आपको ट्रांसलेट करके बताता हूँ। नॉट वेरी एफिशिएंट वे, लेकिन ये एक तरीका है ताकि थोड़ा-सा आपका यहाँ पे लॉजिक बन जाए, थोड़ा-सा यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट बन जाए। हम क्या कर रहे हैं? हम ये कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोड ले लिख लिया, भई यूज़र से वैल्यू दे दो। यूज़र ने वैल्यू दे दी n, ठीक है? फिर हमने क्या कहा कि हमने कहा कि चलिए अगर हम चलिए पूरा कोड लिख देते हैं। अगर n की वैल्यू क्या हो आपके पास, n की वैल्यू 0 हो, या मैं पूरा और नहीं लिख रहा, चलिए लिख देते हैं n इक्वल्स टू क्या हो 1 हो, तो फिर आपके पास जो है इस केस में क्या होना चाहिए, इन दोनों केसेस में होना चाहिए फैक्टोरियल क्या कैलकुलेट होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है? तो आपने यूज़र से n ले लिया ना, अगर 0 और 1 हो तो आपके पास फैक्टोरियल क्या होगा, 1 होगा, ठीक? अच्छा, अब आप फॉर का लूप लिख लें। फॉर के लूप के अंदर आप इनिशियलाइज़ेशन करें, आपने 2 वेरिएबल्स यहाँ पे फॉर एग्जांपल यूज़ किए हैं। फैक्ट है, फैक्ट को किससे इनिशियलाइज़ किया, 1 से, और दूसरा कौन-सा वेरिएबल है आपके पास आई का, उसको आपने किससे इनिशियलाइज़ कर दिया, 1 से। ये 2 मल्टीपल इनिशियलाइज़ेशन आपने पढ़ी हैं। अब आपने कहा कि आई को आगे लेकर चलते रहो, जब तक आई जो है वो क्या हो, लेस देन और इक्वल टू एन हो, ठीक है? जब तक आई इज़ लेस देन इक्वल टू एन, अगर यूज़र 0 1 दे दे तो एफ के अंदर 1 ही रहेगा। अच्छा, इसके बाद आपके पास आपने कहा कि आई की वैल्यू को क्या कर दो, आप इंक्रीमेंट कर दो। अच्छा, मुझे लेट मी रिमूव दिस एफ एफ फ्रॉम इनसाइड द लूप, क्योंकि ये बाद में फिर वो कोडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से गलत हो जाएगा। लूप के बाहर ये वेरिएबल जो है एक्सेसिबल नहीं होगा। तो यहाँ पे हम आई को 1 से इनिशियलाइज़ कर देते हैं, और फैक्ट को उसी तरह हम इनिशियलाइज़ कर रहे हैं, किससे आप इनिशियलाइज़ कर रहे हैं, 1 से, ठीक है? अच्छा, क्या करें इसके अंदर, फैक्ट इज़ इक्वल टू फैक्ट स्टेरिक आई, ठीक? इसको बेटा रिकर्जन में ट्रांसलेट करने के लिए आपने मेन फंक्शन लिखा। मेन फंक्शन के अंदर आपने पहली फंक्शन कॉल किसको मिमिक करेगी, इनिशियलाइजेशन को। वेरिएबल्स कौन-कौन से हैं? एक n है, एक फैक्ट है और एक आई, आपको 3 वेरिएबल्स चाहिए। तो आप देखिए, आपने फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे वेरी वो बना देता हूँ ना, आपके जो इनिशियल वेरिएबल्स ये तो फिक्स्ड हैं। ये कौन सा है? फैक्ट और आई, ये दोनों क्या है, 1 है ना। तो यहाँ से मैंने फॉर एग्जांपल एक इंटीजर n वेरिएबल बनाकर यूज़र से मैसेज दे दिया कि भाई मुझे दे दो, आप किस फंक्शन को किस-किस नंबर का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना चाहते हो, ठीक है? अगर यूज़र ने मुझे क्या मैसेज दे दिया, यूज़र ने मुझे दे दिया 0 का नंबर दे दिया, या यूज़र ने मुझे क्या दे दिया, 1 दे दिया, तो 0 और 1 दोनों का फैक्टोरियल आपको पता है कि वो क्या होता है। उस केस में आपके पास जो है वो रिज़ल्ट जो है वो 1 फैक्टोरियल होता है। तो आपने उसको आंसर दे दिया, भाई 1 फैक्टोरियल जो है ये इसका आंसर है, 1 जो है इसका आंसर। 0 फैक्टोरियल का भी आंसर 1 होता है और 1 फैक्टोरियल का भी आंसर 1 होता है, और इस फंक्शन से आप जो है रिटर्न कर दिया। फंक्शन मेन फंक्शन से अगर आप रिटर्न कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप एग्ज़िट हो गए ना, एक तरीके का एग्ज़िट कर लें, ठीक है? अगर आपके पास ये कंडीशन फ़ॉल्स है, या चलो रिटर्न यहाँ पे ना लगाओ, थोड़ा-सा मेन में रिटर्न लगाने से इश्यूज़ आते हैं। चलो ऐसा ना आपको कोड लिखते कुछ इश्यू हो जाए, इसलिए मैं यहाँ पे सी आउट 1 कर देता हूँ। चलें, अगर आप यूज़र ने कोई और वैल्यू दी है, ठीक है? और आपके पास मैं एल्स इफ कर देता हूँ। एल्स इफ क्या है, n इज़ ग्रेटर देन 1। अगर n जो है आपके पास ग्रेटर देन 1 है, तो फिर ये वाला रिकर्सिव कॉल करो। रिकर्सिव कॉल के लिए क्या करना है? आपने एक फंक्शन बनाया, फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स सपोज़ f, उसको आपने f को 3 वेरिएबल्स यहाँ पे पास करने हैं बेटे। वो 3 वेरिएबल्स क्या हैं जिसको आप पास कर रहे हैं? पहला फैक्टोरियल है। लेट मी राइट ओवर हियर द फंक्शन f, ठीक है? पहला मैं यहाँ पे इसके अंदर क्या रिसीव कर रहा हूँ? यहाँ पर रिसीव कर रहा हूँ f, ठीक? दूसरा वेरिएबल कौन-सा रिसीव हो रहा है? दूसरा वेरिएबल में जो है मैं रिसीव कर रहा हूँ i, और तीसरा वेरिएबल मैं कौन-सा यहाँ पे रिसीव कर रहा हूँ? तीसरा वेरिएबल मैं रिसीव कर रहा हूँ n, ठीक? तो आपने फैक्टोरियल को भी 1 से इनिशियलाइज़ करना है, आई को भी 1 से इनिशियलाइज़ करना है, और एन आपने यूज़र से ले लिया है, ये आपने एज़ इट इज़ वहाँ पर पास कर दिया। ये आपकी कौन-सी कॉल होगी? आपकी इनिशियल फंक्शन कॉल होगी, ठीक है? और वहाँ से जो भी आपके पास रिज़ल्ट आएगा, वो रिज़ल्ट जो है यहाँ पे आप फॉर एग्ज़ाम्पल एक एक आपने एक और वेरिएबल बनाया है फैक्ट के नाम से, या सिंपली आप इसको डायरेक्ट रिज़ल्ट को सी आउट कर दें, चलें बस मज़ीद वेरिएबल नहीं बनाते। आप सिंपली इस फैक्ट के वेरिएबल को क्या कर रहे हैं? सी आउट कर दें। अब बेटे प्रीवियस वैल्यू को मेंटेन करने का एक तरीका ये है कि आप इस फंक्शंस को, इस वेरिएबल को पास करें बाय रेफरेंस। जिसकी प्रीवियस वैल्यू आपको चाहिए, फैक्ट की भी प्रीवियस वैल्यू चाहिए नेक्स्ट आइटरेशन में, और आई की भी प्रीवियस वैल्यू चाहिए, ठीक है? आई को आप इंक्रीमेंट कर रहे हो ना, प्रीवियस वैल्यू होगी तो उसको +1 करके 2 करोगे। तो इसको आप पास कर दें बाय रेफरेंस है, किसका तरीका ये भी है।
और दूसरा आपका इंटरमीडिएट वाला तरीका, खैर वो तो आपने कई बार पढ़ा है, मैं इसको यहाँ पे डिस्कस नहीं करा, आखिर में एक छोटा सा उसका हिंट दे दूंगा। आपने रिटर्न क्या करना है यहाँ पे, इंटीजर नंबर, ठीक। तो अब बेस कंडीशन आपकी इस लूप के अंदर क्या है, इफ आई इज लेस देन और इक्वल टू एन। अगर आप इसको रिवर्स करें तो रिवर्स करने के प्रोसीजर में क्या बनेगा, इफ आई इज ग्रेटर देन एन, तो इस फंक्शन से क्या करो, रिटर्न कर दो। और क्या रिटर्न कर दो, एफ की वैल्यू, क्योंकि एफ के अंदर क्या रिजल्ट स्टोर होगा, एफ के अंदर यहाँ पे फैक्टोरियल स्टोर होगा, ठीक है। ये जो फैक्ट है यहाँ पर वो मैंने सिंपली यहाँ पे एफ के तौर पे ले लिया, ठीक। अच्छा, बल्कि इसको चले यहाँ पे कंफ्यूजन से बचने के लिए एफ ए सी टी फैक्ट पूरा कर देते हैं। रिटर्न कर दो फैक्ट की वैल्यू। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो कहाँ पे आओगे, बॉडी में क्या काम कर रहे हैं, फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट मल्टीप्लाइड बाय आई, तो यही काम यहाँ पर कर दो। फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट स्टेरिक आई, और उसके बाद क्या करें, आई प्लस प्लस आई को इंक्रीमेंट कर दें, ठीक है। आपने यहाँ पे आई को क्या किया, आई को आपने इंक्रीमेंट कर दिया, और इंक्रीमेंट करने के बाद आपने दोबारा रिकर्सिवली फैक्ट को कॉल किया। जब आपने दोबारा, तो सबसे पहले आपने फैक्टोरियल की वैल्यू पास करनी है, तो यहाँ पे आपने पास कर दिया फैक्ट, उसके बाद आपने क्या पास कर दिया, आई, और उसके बाद आपने क्या पास कर दिया, एन। और सबसे आखिर में इस फंक्शन को क्या किया आपने, इससे रिटर्न कर दिया आपने किसकी वैल्यू, फैक्ट की वैल्यू। दिस इज एन एंटायरली डिफरेंट वे ऑफ राइटिंग द सेम फैक्टोरियल कोड। मेरी आपको रिक्वेस्ट ये है कि ये जो मैंने कोड लिखा है ना, इसको थोड़ा सा नीट करके काइंडली लिखिए, और अपने पास इसको पेपर पे ड्राई रन जरूर कीजिए, ठीक है। जो ट्रेडिशनल तरीका है फैक्टोरियल का, वो मैं एक अलग से रिकॉर्डिंग में शेयर कर दूंगा। रिकॉर्डिंग लंबी हो जाएगी और आज की क्लास का टाइम भी तकरीबन खत्म होने वाला है। बेटे, दिस आई थिंक दिस शुड बी इनफ फॉर टुडे। बाकी इंशाल्लाह अगला टॉपिक जो हम नेक्स्ट उसमें हम ट्रीज के ऊपर डिस्कशन करेंगे। ट्रीज की रिकॉर्डिंग ये आपके साथ ऑलरेडी शेयर हो जाएगी।